हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रविकांत आप सभी का वेलकम करता हूं विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग एमसीक्यू सेशन कर रहे हैं, तो ओबीजी के इस थर्ड एमसीक्यू सेशन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी साथ में लर्न करके जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद में आपका जरूर जो आप ये 1 घंटा देने वाले हैं वो फ्रूटफुल होगा, यानी आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीखेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर आज के सक्सेस मंत्र के साथ में कि लाइफ एंड लाइफ कब है, सक्सेस के साथ में लाइफ है। लाइफ बिगिंस व्हेन एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी आप अपने कंफर्ट जोन से यानी कि आलस से बाहर आएंगे, उसी के बाद में जो है आपकी लाइफ यानी कि सक्सेस स्टार्ट होगी डियर। तो इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़े से कष्ट सहन करने पड़ेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और उसके लिए हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप भी तैयार हो जाइए, आप सक्सेस होंगे तो ही हम लोग सक्सेस होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो विनायक नर्सिंग एकेडमी को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उनको भी अपने ऐप के बारे में बताइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। बहुत ही कम कीमत में, जहाँ पे अदर कोचिंग 10 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम लेती है चार्जेस, वहाँ पे हम वेरी मिनिमम अमाउंट के अंदर आपको काफ़ी कुछ लर्न करवाने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके डियर, तो एमसीक्यू सेशन पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज के लेक्चर का। पढ़िएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग ड्यू टू स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का मतलब होता है जमना। स्टेग्नेशन ऑफ फ्लूइड, किसका जमना डियर? ड्यू टू स्टेग्नेशन ऑफ फ्लूइड इन द लेयर्स ऑफ स्काल्प बीनीथ द गर्डल ऑफ कॉन्टेक्ट इज नॉन एज। देखिएगा, तो ओबीजी से रिलेटेड है, यानी जो फीटस, यहाँ पे फीटल वर्ड नहीं जुड़ा है, बट फीटल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर फीटस के हेड के अंदर, यस डियर, अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, क्या इकट्ठा हो जाए? फ्लूइड इकट्ठा हो जाए स्काल्प के नीचे। देखिएगा, ये जैसे हेड हो गया, तो ये हेड के अंदर क्या होगी डियर? ये बोन्स होगी। तो बोन्स के बीच में और स्किन के बीच के जो एरिया है, इसे अपन कहते हैं स्काल्प। और इसी स्काल्प वाले एरिया के अंदर अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, नॉट द ब्लड, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शंस अभी इसको समझने भी वाले हैं। ऑप्शंस है मोल्डिंग, कैपुट सक्सीडेनम, हेमेटोएंजियोमा एंड सिफेलो हेमेटोमा। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? तो इस लेक्चर से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पेन और पेपर लेकर के बैठिए, अपना खुद का आंसर मेड कीजिए कि आप क्या इसका आंसर समझते हैं। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ लेक्चर जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे उसमें देखिए आपको कितने क्वेश्चन आते थे और कितने कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से लर्न किए। तो अपना आंसर मेड कर लीजिए यहाँ पे कि आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे बात हो रही है स्टेग्नेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का जमना कहाँ पे डियर? स्काल्प के हेड के नीचे। इसे अपन क्या कहेंगे? ऑप्शंस अपने पास है मोल्डिंग। तो मोल्डिंग का मतलब तो क्या होता है डियर? ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। लेबर प्रोसेस के दौरान स्कल की बोन का ओवरलैप होना, वो उसे क्या कहते हैं डियर? मोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, एक स्पाल्डिंग भी होता है, एक स्पाल्डिंग साइन भी होता है, जिसका एमसीक्यू अपन कर चुके हैं। स्पाल्डिंग साइन का मतलब भी क्या होता है? वो भी ओवरलैपिंग होता है, बट कब? जब ब्रेन डिकम्पोज हो जाए। और वो कब होगा डियर? इंट्रा यूटेराइन डेथ के टाइम पे। जब बच्चा आईयूडी हो जाता है तो 2 से 3 दिन के बाद में जब इंट्राक्रेनियल कंटेंट क्या होने लग जाएगा डियर? डिजनरेट होने लग जाएगा। उस टाइम पे भी स्कल बोन ओवरलैप होने लग जाती है, जो कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में दिखता है, जिसे अपन स्पाल्डिंग साइन कहते हैं। बट नॉर्मल लेबर प्रोसेस के दौरान बोन्स का डिलीवरी के दौरान बोन्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने की कंडीशन को क्या कहते हैं? मोल्डिंग कहते हैं। तो इसका आंसर ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरा आता है कैपुट सक्सीडेनम। तो कैपुट का मतलब होता है कैप लाइक। कैपुट का मतलब होता है कैप लाइक, जैसे कैप पहना हो, इस तरीके से हेड जो है क्या हो जाए डियर? फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। तो कैप लाइक फ्लूइड एक्यूमुलेशन, कैप लाइट फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए स्काल्प एरिया में, उसे अपन क्या कहते हैं डियर? कैपुट सक्सीडेनम कहा जाता है। और ये लेबर प्रोसेस के दौरान अक्सर देखने को मिलता है डियर। इसके इमेजेस अभी दिखाऊंगा। इसका मतलब अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया डियर? अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या है डियर? हिमे एंजियोमा। एंजियोमा का मतलब होता है ट्यूमर, ओमा का मतलब क्या होता है? ट्यूमर।
यानी ट्यूमर बनना ब्लड वेसल्स का। और ब्लड वेसल्स कहाँ होती है? ये स्काल्प के नीचे ब्रेन के इंटरनल पार्ट में होती है। तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपन पढ़ रहे हैं कहाँ पे? स्काल्प पे। दूसरा सिफेलोहीमेटोमा, तो सिफेलोहीमेटोमा भी कैपुट सक्सिटेनम की तरह ही दिखता है, बट कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, इसके अंदर क्या इकट्ठा होगा डियर? इसके अंदर ब्लड इकट्ठा होगा। इसके अंदर क्या इकट्ठा होगा डियर? ब्लड। जबकि कैपुट सक्सिडेनम में क्या इकट्ठा होगा डियर? फ्लूइड। क्या इकट्ठा होगा बच्चों? फ्लूइड इकट्ठा होता है। जबकि यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट हो रहा है? ब्लड जो है एक्यूमुलेट होता है। किस केस के अंदर? सिफेलोहीमेटोमा के केस में। अब चूंकि ये दोनों देखने में एक जैसे दिखते हैं वाइल द फिजिकल एग्जामिनेशन, इसलिए इन दोनों को अपन थोड़ा सा समझाता हूं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डियर? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को समझते हैं, कैपुट सक्सिडेनम और सिफेलो हिमेटोमा। तो दोनों में एक डिफरेंस तो हो गया, इसमें फ्लूइड इकट्ठा होगा, और चूंकि इसके नाम में हिमेटोमा आ रहा है यानी इसमें ब्लड क्लॉट इकट्ठा होगा। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? ये पूरे स्काल्प को कवर करेगा, जैसे कैप पहना हो बच्चे ने। जबकि ये है जो मिड लाइन होती है ना, मिड लाइन को अपन बोलते हैं डियर, कौन सा सूचर होता है? सेजाइटल सूचर, जो अपने ये वाला जो बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करे उसे सेजाइटल प्लेन कहते हैं, और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर है उसे सेजाइटल सूचर कहते हैं। और जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करे, बीचों बीच से काटे, उसे अपन क्या कहते हैं? कोरोनल सूचर। और जो कि अपना फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में होता है, दैट इज कोरोनल। तो जो बीचों बीच यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट होती है डियर, इस लेयर की या तो इधर होगा या इधर होगा, उसे क्या कहेंगे? हेमेटोमा कहा जाए। चलिए इमेजेस दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा, देखिएगा। तो राइट आंसर तो बी हो गया अपना इस क्वेश्चन का। ये इमेजेस दो देखिए, तो ये जो फर्स्ट इमेज है डियर वो है सिफेलोहीमेटोमा, जबकि ये है कैपुट सक्सिडेनम। तो यहाँ पे जो है क्या इकट्ठा होगा डियर? यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू इंजरी। जबकि यहाँ पे क्या होगा डियर? फ्लूइड इकट्ठा होगा। यहाँ पे क्या इकट्ठा होगा? फ्लूइड इकट्ठा होगा ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस। ठीक है, अब देखिएगा सिफेलोहीमेटोमा है वो मिड लाइन, इस प्लेन को अपन बोलते हैं सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन, तो सेजाइटल प्लेन बोल देंगे। ये यहाँ पे आता है सेजाइटल सूचर। तो सेजाइटल सूचर के या तो इधर होगा या इस साइड में होगा। कौन? सिफेलोहीमेटोमा, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट है। जबकि ये पूरे स्काल्प को देखो, मिड लाइन से भी इधर की साइड में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है कैप लाइक। कैप लाइक ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बच्चे ने एक कैप पहनी हो। ठीक है, टोपी जो होती है ना इस तरीके की, जो आपने टोपी देखी होगी, इस तरीके की कैप होती है, इस तरीके की कैप होती है ना बच्चों की, आपने देखा होगा। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि बच्चे ने कैप पहन रखी हो, तो कैप लाइक जो है स्वेलिंग हो जाए हेड की, उसे अपन कहते हैं डियर कैपुट, कैप लाइक, कैपुट सक्सिडेनम। जबकि मिड लाइन से या तो इधर या इधर हो, उसे क्या कहेंगे? सिफेलोहीमेटोमा कहा जाएगा। और सिफेलोहीमेटोमा है डियर वो क्या होगा डियर? ड्यू टू ब्लीडिंग। जबकि कैपुट सक्सिडेनम का कारण क्या है डियर? इसका कारण है ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिफरेंसेस सीखते हैं। देखेगा, ये इमेजेस के अंदर आप देख पा रहे हैं, ये जो इमेज आप देख रहे हैं पूरा कवर कर रहा है, तो ये कौन सा है डियर? कैपुट सक्सिडेनम, लाइक कैप के जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या कहलाएगा? कैपुट सक्सिडेनम कहलाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए एक साइड में मिड लाइन से इधर है, तो ये क्या है डियर? ये है सिफेलोहीमेटोमा, जैसा कि मैंने आपको दर्शाया। ठीक है, तो ये सिफेलोहीमेटोमा हो गया और ये क्या हो गया? कैपुट सक्सिडेनम। नेक्स्ट बात करें इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो क्या क्या डिफरेंसेस है? वैसे तो अपन ये लेक्चर पढ़ चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। कैपुट सक्सिडेनम है सॉफ्ट टिश्यू एडिमा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होता है। जबकि यहाँ पे क्या? कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द पेरियोस्टियम एंड स्कल, नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। दूसरा, प्रेजेंट एट बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस ये होता है डियर, जबकि नॉट यूजुअली प्रेजेंट एट द बर्थ, ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होगा, ये किसी ट्रोमा या इंजरी की वजह से होगा। ट्रोमेटिक बर्थ के टाइम पे ये ऐसा हो सकता है। तो नॉर्मली ये बर्थ के टाइम होता है, ये बर्थ के टाइम नहीं होकर के ट्रोमा की वजह से हो सकता है। ठीक है डियर, इसके अलावा इंक्लूड एकाइमोसिस, सक्सिडेनम में एकाइमोसिस भी हो सकता है, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन भी हो सकता है। यस और नो डियर, जबकि यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, डिसअपियर विद इन 48 आवर, डिलीवरी के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, डिलीवरी के 48 आवर के बाद में कैपुट सक्सिडेनम है वो क्या हो जाता है डियर? डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड है वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्वेलिंग प्रोसेस थी वो हट गई है। जबकि सिफेलोहीमेटोमा है वो महीनों ले सकता है, ये भी एक डिफरेंशिएशन पॉइंट है। तो डिलीवरी के बाद में मान लो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई,
फोर्सेप्स डिलीवरी करवाई मान लीजिए, और फोर्सेप्स डिलीवरी के दौरान बच्चे को क्या हो गया डियर, डैमेज हो गया, हेड के अंदर इंजरी हो गई और सिफेलो हिमेटोमा हो गया। और वो हिमेटोमा है कि कैपुट सक्सीडेनम है वो अपन को पता नहीं लग रहा है। तो वैसे तो 2-3 डिफरेंसेस मैंने बताए, कैपुट सक्सीडेनम पूरे स्काल को कवर करेगा, जबकि ये या तो राइट साइड में होगा, राइट में, या फिर लेफ्ट साइड में होगा, यानी सूचर लाइन के एक तरफ ये होने वाला है। कौन, सिफेलो हिमेटोमा। यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा, यहाँ पे फ्लूइड, लेकिन बाहर से तो दिखेगा नहीं ना कि ब्लड इकट्ठा हुआ या फ्लूइड, तो उससे तो नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये विदिन 48 आवर अपने आप ही सही हो जाता है कैपुट सक्सीडेनम, जबकि ये महीनों लेता है। कौन, सिफेलो हिमेटोमा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे दोनों के अंदर, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। पढ़िएगा क्वेश्चन को, मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ ट्रू लेबर इज। ऑप्शन है अपने पास में, ट्रू लेबर का सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पे, इफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का डायलेट होना और हेड का वहां पे सर्विक्स के ऊपर आकर के टिकना, पहला ऑप्शन। दूसरा, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पेनफुल यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाना। तीसरा, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट एंड रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पे सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट वहां पे महसूस होना ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन में भी हो सकता है। एंड ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ऑप्शन में। तो मोस्ट रिलायबल यहाँ पे पूछा है, तो मोस्ट रिलायबल कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिएगा अपना आंसर आप लोग मेड कर लीजिए। जैसा कि मैंने बोला है, हर क्वेश्चन का आंसर आप लिखते चलिए, लास्ट में एट द एंड ऑफ लेक्चर देखिए जितने भी एमसीक्यू करते हैं उसमें कितने आप सही करते हैं, वो अपना असेसमेंट भी कर पाएंगे, फर्दर कितना आपने लर्न किया वो भी आप सीख पाएंगे। तो इसका आंसर आशा करता हूं आपने मेड कर लिया। चलिएगा अब अपन इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है इफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का डायलेशन होना। दूसरा ऑप्शन है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैन आल्सो appear in false labor, फॉल्स लेबर के दौरान भी जो है डियर क्या हो सकते हैं, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इसलिए ये तो कभी भी रिलायबल इंडिकेटर नहीं होगा, ये डिलीवरी का कभी भी रिलायबल इंडिकेटर, ट्रू लेबर का रिलायबल इंडिकेटर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो अपने आप ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि एक ऑप्शन गलत हो गया तो ऑल ऑफ दो तो हो ही नहीं सकता है। अब बचे दो ऑप्शन, तो इसमें देखिए सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट एंड रेगुलर इंटरवल, तो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होना भी लेबर का क्या है, साइन नहीं है, ये कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है या फिर प्रेजेंटेशन की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या रहेगा डियर, एफेसमेंट, एफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का डायलेट होना सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है लेबर के स्टार्ट होने का। सर्विक्स जैसे डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लेबर पेन से डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है। फिर 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होना फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है। फिर 10 सेंटीमीटर जब सर्विक्स डायलेट हो जाती है, उसके बाद में क्राउनिंग यानी हेड दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, वहां से लेकर के फीटस की डिलीवरी तक सेकेंड स्टेज होती है। डिलीवरी के बाद में अपन बात करें तो जो प्लेसेंटा है, कोड है, उनकी डिलीवरी करवाना वो थर्ड स्टेज होती है, और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो फोर्थ स्टेज में आती है। चलेगा आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। चलेगा, तो दो क्वेश्चन अपन ने देखे, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। ओके डियर, एक अच्छा सा क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे, सीता कम्स टू एएनसी विजिट, सीता एएनसी विजिट आती है फॉर एंटीनेटल विजिट, ठीक है। हर हिस्ट्री इज सजेस्टिव ऑफ 2 प्रीवियस अबॉर्शन, उसे पहले 2 अबॉर्शन हो चुके हैं, एंड एक टर्म डिलीवरी हो रखी है, यानी टर्म डिलीवरी का मतलब होता है 37 से 40 वीक के बीच में। नेक्स्ट आएगा हर ग्रेविडा एंड पेरिटी इज, उसका ग्रेविडा और पेरिटी कितनी होगी। तो देखिएगा अपन GTPAL स्कूल पढ़ते हैं, GTPAL एंड पेरिटी। अब ये क्या है इनको समझते हैं। तो जी का मतलब होता है डियर ग्रेविडा, ग्रेविटी का मतलब कितने बार प्रेग्नेंट हुई है कोई महिला, तो उसे अपन कहेंगे ग्रेविडा, हाउ मेनी टाइम्स द फीमेल गेट प्रेग्नेंट। दूसरा टी का मतलब कितनी बार टर्म डिलीवरी हुई है, उसे टी कहेंगे। पी का मतलब होता है डियर यहाँ पे प्री टर्म, यहाँ पे इस पी का मतलब क्या है डियर, प्री टर्म है, जबकि इस क्वेश्चन में पूछा है पेरिटी, ये वाला पेरिटी, ठीक है यहाँ पे। तो इस आंसर में जो पी है ये पेरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि प्री टर्म को। तो कितने बच्चे प्री टर्म डिलीवर हुए, टर्म से पहले डिलीवर हुए, तो वो पेरिटी। ए का मतलब अबॉर्शन, कितने बच्चे अबॉर्शन, चूंकि इसमें बोला कि प्रीवियस अबॉर्शन हुए हैं, बट ऑप्शन में अपने पास अबॉर्शन का ऑप्शन नहीं है, तो अबॉर्शन देखना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एल का मतलब लाइव बर्थ, लाइव बेबी कितने हैं,
तो वो दर्शाता है किसको डियर, एल को दर्शाता है। इसके अलावा पैरिटी का मतलब क्या होता है डियर, यस कितनी प्रेगनेंसी, यस प्रीवियस प्रेगनेंसी दैट क्रॉस पीरियड ऑफ वायबिलिटी, यस प्रीवियस प्रेगनेंसी दैट क्रॉस पीरियड ऑफ वायबिलिटी, इसे अपन कहते हैं पैरिटी। अपना आंसर भी आप लोग मेड कर लीजिएगा जब तक। तो देखिएगा पैरिटी का मतलब अपन ने सीख लिया कि प्रीवियस का मतलब जो करंट प्रेगनेंसी है उसे इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कितनी प्रीवियस प्रेगनेंसी है जो कि पीरियड ऑफ वायबिलिटी, यानी कि एज पर WHO 22 वीक और एज पर जो अपना इंडियन है उसके अनुसार जो है 28 वीक को अपन पीरियड ऑफ वायबिलिटी मानते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ, पूरा डिटेल से एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ मैंने अपनी ओबीजी की क्लासेस के अंदर, तो वो लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा ऐप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ वायबिलिटी को ये दर्शाता है और वो लेक्चर ओपन फॉर ऑल है। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड अभी करने वाले हैं तो भी आपको वो लेक्चर वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वो अनलॉक्ड लेक्चर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना, आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस प्रेगनेंसी जो कि पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करती है उसे अपन कहेंगे पैरिटी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जी का मतलब ग्रेविडा और पी का मतलब पैरिटी है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है। पी का मतलब एक्चुअली क्या था, प्री टर्म बेबी, बट यहाँ पे पैरिटी पूछा है इसलिए पी पैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिएगा, तो पहले जी का मतलब ग्रेविडा मतलब कितनी बार महिला प्रेग्नेंट हुई है। तो देखिएगा फर्स्ट एएनसी विजिट पे आई है, नहीं एक बार प्रेग्नेंट, तो ये हो गई यहाँ पे G1। दूसरा हर हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ 2 प्रीवियस अबॉर्शन, 2 अबॉर्शन है यानी 2 बार प्रेग्नेंट हुई, तो G2 एंड G3 2 बार प्रेग्नेंट हुई ना, इसलिए 2 बार अबॉर्शन हुए। नेक्स्ट एंड 1 टर्म डिलीवरी, एक टर्म डिलीवरी भी उसे हुई है डियर। तो ये अपने पास हो गया डियर G4। तो G तो अपने पास आएगा 4, तो यहाँ पे G4 का एक ही ऑप्शन है। तो वैसे तो राइट आंसर तो यही हो जाएगा क्योंकि बाकी ऑप्शन में G4 है ही नहीं, लेकिन फिर भी समझते हैं P1 क्यों आया। तो देखिए ये करंट प्रेगनेंसी कभी भी पैरिटी में कंसिडर नहीं करते, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला सजेस्टिव ऑफ 2 प्रीवियस अबॉर्शन, 2 अबॉर्शन हो चुके हैं, तो अबॉर्शन इसे कहते हैं अपन 20 वीक से पहले को। इसका मतलब पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि पीरियड ऑफ वायबिलिटी को अपन 22 वीक मानते हैं, ठीक है। 22 वीक से ऊपर की डिलीवरी को पीरियड ऑफ वायबिलिटी कहा जाता है। तो 22 वीक को क्रॉस नहीं किया है, और क्रॉस नहीं किया इसका मतलब वो पैरिटी में नहीं आएगा क्योंकि अबॉर्शन हुए हैं। अबॉर्शन का मतलब 20 वीक से पहले। नेक्स्ट बात करेंगे डियर, एक टर्म डिलीवरी हुई, इसका मतलब ये P1 हो गया, यानी ये हो गया पैरिटी 1। ये क्या हो गया डियर, पैरिटी 1। तो राइट आंसर हो जाएगा P1। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपने यही आंसर सोचा था? चलेगा, अगर सोचा था तो वेरी गुड, आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ रखा है। फिर भी इस टॉपिक को और ज्यादा अच्छे से आपको ब्रॉडली समझना है तो अभी विनायक नर्सिंग एकेडमी को ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, कंटेंट वाले सेक्शन में जाकर के ओबीजी के लेक्चर्स को आप लोग को ओपन कीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है वो इसी के बारे में है, पूरा का पूरा डिटेल से देखिएगा उसे, और वो है फ्री फॉर ऑल है। डेमो लेक्चर्स का जो ऑप्शन है ना उसके अंदर जाकर के आपको देखना है, ठीक है। तो वहां पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें ये लेक्चर अनलॉक्ड है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके डियर, चलेगा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अपन अगले क्वेश्चन के साथ में। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस आर, क्वेश्चन है ग्रांड मल्टीपेरा इज, ग्रांड मल्टीपेरा किसे कहा जाएगा। देखिए तो पैरा मतलब वही हो जाएगा पीरियड ऑफ वायबिलिटी को जो महिला क्रॉस करे, ठीक है। अब बात करेंगे डियर प्रेग्नेंट वुमेन विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 4 और मोर बर्थ, बर्थ हो गया है इसका मतलब पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस किया है। दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन विद फर्स्ट प्रेगनेंसी एट द एज ऑफ 30 और अबव। अगला ऑप्शन प्रेग्नेंट वुमेन विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 4 अबॉर्शन, 4 अबॉर्शन की हिस्ट्री हो। अगला वुमेन विद प्रेगनेंसी अबव द एज ऑफ 40, 40 साल के बाद में प्रेग्नेंट होना, उसे ग्रांड मल्टीपेरा कहेंगे। तो अपना आंसर मेड करिएगा जल्दी से, इसका क्या आंसर आप सोचते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर मेड कीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद देखिएगा क्या आंसर होता है। चलेगा अब अपन आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो ग्रांड मल्टीपेरा किसे कहते हैं? तो पैरा वर्ड का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है पैरिटी, पैरा और पैरिटी, और पैरा और पैरिटी का मतलब होता है कितनी प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करती है डियर, ठीक है। अगर अभी तक महिला मान लो 4 बार भी प्रेग्नेंट हो गई बट एक भी बार 22 वीक से ऊपर प्रेगनेंसी नहीं गई तो उसे नलीपेरा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नलीपेरा। जैसे कि इसमें एक ऑप्शन है प्रेग्नेंट वुमेन विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 4 अबॉर्शन, 4 अबॉर्शन हो चुके हैं, 4 बार प्रेग्नेंट हुई है, यानी ये महिला ग्रेविडा तो 4 होगी,
ग्रेविडा तो कितनी होगी डियर, 4 हो गई, लेकिन पैरिटी जो है, पैरिटी वो क्या होगी डियर, इसकी अभी भी 0 होगी, पैरिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक भी बार इसने 22 वीक से ऊपर इसकी प्रेगनेंसी नहीं पूछी, चारों के चारों अबॉर्शन है 20 वीक से पहले ही हो गए, ठीक है। तो इसको अपन कहेंगे नूलीपेरस, नूलीपेरा इसे कहा जाएगा डियर, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है वो नूलीपेरा महिला के लिए एडिक्वेट रहेगा। अगला, वुमेन विद प्रेगनेंसी अबव 40 ईयर ऑफ एज, 40 साल की बाद अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उसे अपन पैरिटी या ग्रेविडा से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है, पैरिटी ग्रेविडा का मतलब अलग होता है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत। अगला ऑप्शन, प्रेग्नेंट वुमेन विद फर्स्ट प्रेगनेंसी एट द एज ऑफ 30, चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 पे हो चाहे 40 पे हो, उसका ग्रेविडा से लेना देना है कि उसे जीवन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी इसलिए जीवन कह देंगे, बट पैरिटी हमेशा पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बाद में ही अपन काउंट करते, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं है। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, प्रेग्नेंट वुमेन विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 4 और मोर बर्थ। मेनली मल्टीपेरा का मतलब होता है ग्रेटर देन 5 प्रेगनेंसी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 प्रेगनेंसी, 5 या 5 से ज्यादा प्रेगनेंसी दैट क्रॉस पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करे, कितने डियर, 5 या उससे ज्यादा प्रेगनेंसी। बट ऑप्शन में सबसे ज्यादा नियर ऑप्शन यही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। यस और नो, समझ में आ गया होगा। चलेगा आगे बढ़ेंगे अपन। देखिएगा इसमें 4 प्रेगनेंसी तो बता रखी है और 1 प्रेगनेंसी यहाँ पर भी है, चूंकि प्रीवियस प्रेगनेंसी को अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, फिर भी नजदीकी ऑप्शन यहीं पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। ओके डियर, पढ़िएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पार्टोग्राफ इन लेबर में पार्टोग्राफ का क्या यूज होता है डियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में जरूर मिलेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए पार्टोग्राफ का यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन, टू असेस सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स के डायलेशन को असेस करने के लिए करते हैं। तीसरा ऑप्शन, टू टेक लेबर की प्रोग्रेस को ट्रेस करने या ट्रैक करने के लिए करते हैं। अगला, टू डिटेक्ट मैटरनल हाइपरटेंशन, मदर के बीपी को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब क्या इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूं, चलिएगा, आपने अपना डिसीजन मेड कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है डियर सी। इसका राइट आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। लेबर की प्रोग्रेस को जो है पर्टिकुलरली मॉनिटर करने के लिए इसको किया जाता है, चूंकि इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें इसको भी मॉनिटर करते हैं, इसको भी मॉनिटर वहां पे करते हैं, यानी मदर के वाइटल्स को देखिएगा तो पार्टोग्राफ में अपन क्या क्या चीज मॉनिटर करते हैं डियर, सर्विक्स डायलेशन मॉनिटर करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना लेबर के दौरान, उनको कॉन्ट्रैक्शन को करते हैं। इसके अलावा डियर इसके अंदर यस वाइटल्स को भी अपन यहाँ पे देखते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर को वहां पे अपन डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टली बात करें तो सर्विक्स डायलेशन भी देख रहे हैं, एक पार्ट है इसका, ठीक है। पार्टोग्राफ के अंदर मल्टीपल चीजों को देखा जाता है जिसमें एक पार्ट होता है सर्विक्स डायलेशन। तो ओवरऑल बात करें तो पार्टोग्राफ का काम क्या है, लेबर प्रोग्रेस को असेस करना, ना कि केवल सर्विक्स डायलेशन। तो ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है भाई। वाइटल्स देखेंगे, बीपी है, रेस्पिरेशन है, वो सब देखेंगे तो अपन को पता लग जाए ना, मैटरनल हाइपरटेंशन को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, बट एक्चुअल में मेन काम क्या है इसका, लेबर प्रोसेस को डिटेक्ट करना। चलिएगा सिखाता हूं इसके बारे में, थोड़ी सी कुछ बातें सीखते हैं पार्टोग्राफ के बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, सी जो है अपना करेक्ट आंसर होगा। देखिए तो इमेज देखते हैं, सबसे पहले इस तरीके का अपना पार्टोग्राफ दिखाई देता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए और ये दे दिया जाए और पूछ रहे ये कौन सा ग्राफ है, तो आपको आंसर क्या देना है, दिस इज पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ के अंदर जो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा जूम करते हैं अपन, आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले जो है पेशेंट का यहाँ पे नेम होता है, सबसे पहले क्या होगा डियर, पेशेंट का नेम, डेट ऑफ एडमिशन होगी, टाइम ऑफ एडमिशन, ग्रेविडा पहले कितनी बार वो प्रेग्नेंट है, पैरिटी कितने बार प्रेगनेंसी हुई जो कि पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करी,
हॉस्पिटल का कुछ नंबर वंबर है, तो इस तरीके की। तो ये तो हो गया हिस्ट्री वाला सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है इसके अंदर वो क्या आता है डियर, फीटल हार्ट रेट। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या आता है डियर, फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट, तो कितने क्राइटेरिया इसमें पढ़ने वाले हैं डियर, तो सबसे पहला क्राइटेरिया आ जाएगा इसके अंदर, दैट इज फीटल हार्ट रेट। फीटस की हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, तो फीटस की हार्ट रेट में क्या करेंगे डियर, देखो पहले इसको ग्राफ को फिर से छोटा करता हूं ताकि आपको समझ में आए। नीचे की तरफ में आप इसके अंदर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है इसके अंदर अपन देख रहे हैं, आपको अगर दिखाई दे रहा है ये 100 से लेके 180 तक यहाँ पे इस तरीके से। तो इसमें फीटल की हार्ट रेट कितनी रही उसके अनुसार अपन पॉइंट करते जाते हैं, अगर कितना वेरी कर रहा है हार्ट रेट, इस तरीके से अपन इसमें टिक लगाते जाते हैं, जिससे मॉनिटरिंग हो जाएगी। एक ही बार में देख करके अपन बता देंगे कि डेट वाइज जो है फीटल की हार्ट की जो मॉनिटरिंग है वो किस तरीके से की गई है, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो कौन सा किया अपन ने इसके अंदर, वो कौन सा किया डियर, फीटल हार्ट रेट को देखा। देन आफ्टर क्या देखते हैं डियर, यस एमनियोटिक फ्लूइड को देखा जाता है और मोल्डिंग प्रोसेस को देखा जाता है। तो दूसरा जो क्राइटेरिया इसका वो क्या देखते हैं अपन डियर, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, और ये किससे देखेंगे डियर, यूएसजी के द्वारा, यूएसजी मॉनिटरिंग के द्वारा देखा जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट है वो क्या आ गया डियर, लिक्वर एंड मोल्डिंग के बारे में आ जाता है। थर्ड जो मैंने बताया था वो थर्ड जो प्लॉट है वो किसके लिए डियर, सर्विक्स डायलेशन। सर्विक्स डायलेशन के लिए देखा जाता है। सर्विक्स डायलेशन की बात करें तो जो थर्ड क्राइटेरिया आ गया अपने पास में पार्टोग्राफ के अंदर, देखिए सर्विक्स डायलेशन का यहाँ से आवर्स के अकॉर्डिंग है, जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेबर प्रोसेस चूंकि लेबर से रिलेटेड ही है, तो लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में अकॉर्डिंग टू टाइम, ये क्या डियर, आवर्स है, 0 घंटे 1 घंटे, यानी पहले घंटे के अंदर कितनी सर्विक्स डायलेट हुई, तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर डायलेट थी, तो यहाँ पे अपन ने पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट पे अपन यहाँ पे ल्यूटियल फेज हो गया, एक्टिव फेज हो गया, तो इस तरीके से पॉइंट अपने लगाया कि 2-3 सेंटीमीटर पे था, फिर 4 पे था, फिर इस तरीके से अपन इसमें ग्राफ बनाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि सर्विक्स कितने टाइम पे पूरी डायलेट हुई है, यानी सर्विक्स ने डायलेट होने के लिए कितना टाइम लिया है, वो इस वाले ग्राफ से अपन को पता लग जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे डियर कॉन्ट्रैक्शन, तो अगला पैरामीटर आ गया डियर, फोर्थ पैरामीटर कॉन्ट्रैक्शन। तो चौथा जो यहाँ पे पार्ट है वो किसके लिए डियर, कॉन्ट्रैक्शन कितने कितने देर में हो रहे हैं, ठीक है। ट्रू लेबर का साइन होता है कॉन्ट्रैक्शन भी, बट जो सबसे अच्छा पैरामीटर वो सर्विक्स डायलेशन ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे डियर कौन सी ड्रग दी, उनके एंट्री यहाँ पे कर देंगे, और ये सबसे नीचे आता है डियर वाइटल्स, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे मेडिकेशन, कौन कौन सी ड्रग्स दी गई उनकी एंट्री, और 6 पॉइंट आ जाएगा डियर वाइटल्स। वाइटल्स के अंदर पल्स, बीपी वगैरह है, मेनली यहाँ पे पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी जो है मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे फीटल की हार्ट रेट देख रहे थे, यहाँ पे मदर की हार्ट रेट यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। तो ये जो क्यूमुलेटिव ग्राफ होता है डियर, ये क्यूमुलेटिव ग्राफ होता है, इस ग्राफ को अपन क्या कहते हैं डियर, इस ग्राफ को अपन कहते हैं पार्टोग्राफ। क्या कहा जाता है डियर, इसे पार्टोग्राफ कहा जाएगा। तो पार्टोग्राफ ओवरऑल इन चीजों को मॉनिटर करता है। ओवरऑल बात करें तो अपन ये किसको मॉनिटर कर रहा है डियर, ओवरऑल बात करें तो ये सब मिलाकर के हो जाएगी डियर प्रोग्रेस ऑफ लेबर। लेबर की प्रोग्रेस को देखने के लिए अपन क्या देखते हैं डियर, पार्टोग्राफ देखते हैं। अब अलग अलग पर्पज होते हैं इसके, तो कौन कौन से पर्पज है, द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मदर, fetal condition of well-being, maternal condition और well-being, the progress of labor and medication given in labor। ये सभी चीजें तो अपन देख रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मदर, जो कि यहाँ पे अपन ने लिखे, ये सभी क्या डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है मदर के। इसके बाद में दूसरा फीटल कंडीशन और वेलबिंग, तो यहाँ पे अपन फीटल हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड देख रहे हैं, तो अपन को फीटल वेलबिंग के बारे में पता लग जाएगा। मैटरनल कंडीशन और वेलबिंग का पता लग जाएगा किससे डियर, सर्विक्स डायलेशन, सॉरी वाइटल साइन से अपन को मैटरनल वेलबिंग का पता पड़ जाएगा। प्रोग्रेस ऑफ लेबर का पता पड़ जाएगा अपन को, सर्विक्स डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह से पता पड़ जाएगा, और मेडिकेशन से अपन कौन कौन सी मेडिकेशन दी है ये पता लग जाएगा। दीज ऑल इवेंट इंक्लूडेड इन पार्टोग्राफ, किसमें इंक्लूडेड है डियर, पार्टोग्राफ में आते हैं। तो कौन कौन से क्राइटेरिया आते हैं पार्टोग्राफ में वो अपन ने सीखे, पूरा का पूरा क्वेश्चन अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के साथ में यहाँ पे एंड करते हैं डियर। तो राइट आंसर अपने इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डियर, यस टू ट्रैक लेबर प्रोसेस, दैट्स इट। चलेगा आगे बढ़ेंगे, और इसमें लेबर प्रोसेस के अंदर क्या क्या देख रहे हैं, यस मदर के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के साथ में फीटल का वेलबींग देखेंगे, जिसमें अपन फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड देखेंगे, मदर की वेलबींग,
वाइटल से देखेंगे। इसके अलावा लेबर प्रोग्रेस, सर्विक्स डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, और कौन कौन सी मेडिकेशन थी वो सब यहाँ पे अपन मॉनिटर कर लेते हैं। ओके, समझ में आ गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन। यस, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन है अपने पास में, कैलकुलेट एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। ईडीडी कैलकुलेट करना, यानी कब डिलीवरी होने वाली है वो एस्टिमेट करना है। इफ एलएमपी यानी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड वाज 7 मई 2024, 7 मई 2024 को एलएमपी था, तो उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होने वाली है। ठीक है डियर, तो 7 मई 2024, तो एडीडी निकालने के लिए अपन किससे निकालते हैं डियर? एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी किससे निकालते हैं? नेगलेज रूल से। नेगलेज रूल से अपन निकालते हैं, जो कि क्या कहता है डियर? ईडीडी प्लस 9 मंथ एंड 7 डेज। सिंपल सा 9 महीने और 7 दिन जोड़ दीजिए, वो ही नेगले रूल कहलाता है। तो नेगले रूल के अनुसार अपन इसमें 7 मई 7/05/2024 इसमें अपन को जोड़ना है 9 मंथ एंड 7 डेज। तो 7 दिन इसमें ऐड करेंगे प्लस 7, तो ये हो जाएगा 14। इसमें 9 मंथ ऐड करेंगे प्लस 9 मंथ ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा डियर? 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे डियर? 9 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे अपने पास में 14। लेकिन 14 मंथ तो होते नहीं, मंथ तो 12 ही होते हैं। तो 12 माइनस करेंगे तो फरवरी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास फरवरी। और चूंकि एक ईयर जो है बढ़ गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2025। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? 14 फरवरी 2025। यस और नो? क्या आपने यही आंसर निकाला था? अगर निकाला था तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपने कुछ ना कुछ लर्न किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके डियर, क्वेश्चन है अपना, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन स्ट्रेस टेस्ट, एनएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये कब किया जाता है डियर? यस, इसको देखेंगे, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट अलोंग विद फीटल मूवमेंट, लगातार मॉनिटरिंग करना फीटल हार्ट रेट का और फीटस की मूवमेंट का। दूसरा ऑप्शन, इट विल असेस द रिलेशनशिप बिटवीन फीटल मूवमेंट एंड हार्ट रेट, फीटस की मूवमेंट के साथ में हार्ट रेट कैसे घटती बढ़ती है उसका रिलेशन देखा जाता है इसमें। अगला, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन अलोंग विद फीटल मूवमेंट एक्सपेक्टेड, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि फीटस की हार्ट रेट बढ़ेगी जब फीटस मूवमेंट करेगा। तो इनमें से, और अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? क्या सभी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ओनली बी करेक्ट है? क्या ओनली ए करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा? तो अपना आंसर में ऐड कर लीजिए, चलेगा डियर। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं। तो देखिए, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कब किया जाता है डियर? ड्यूरिंग बिफोर द लेबर प्रोसेस। तो इसे प्री लेबर मॉनिटरिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर अपन क्या देखेंगे डियर? फीटल वेलबींग की मॉनिटरिंग करते हैं कि फीटस की जो है, मेनली इसमें अपन फीटल हार्ट रेट देखते हैं। फीटल हार्ट रेट देखी जाती है इन रेस्पेक्ट टू मूवमेंट। तो यहाँ पे जब भी एनएसटी टेस्ट करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे मदर के एब्डोमेन पे एक डिवाइस जो है लगाया जाता है, जो कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग करता है। तो फीटल, तो ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो अपना सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, इट विल असेस द रिलेशनशिप बिटवीन फीटल मूवमेंट एंड हार्ट रेट, ये ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा डियर? करेक्ट हो जाएगा। यानी जैसे जैसे फीटस मूवमेंट करेगा वैसे वैसे हार्ट रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और ऑलवेज नॉर्मल फाइंडिंग ये होती है कि जब फीटस मूवमेंट कर रहा होता है तो हार्ट रेट बढ़ेगी। भाई एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट रेट तो बढ़ेगी ना, तो अगर फीटस भी एक्सरसाइज कर रहा, मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी भी हार्ट रेट बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। तो जब 3 ऑप्शन सही है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इजंट इट? समझ में आ गया होगा आपको। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अप्रोप्रिएट टाइम फॉर कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग का अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है? यस और नो? तो अपन ने प्री नेटल टेस्टिंग पूरा का पूरा टॉपिक जेनेटिक्स वाले टॉपिक में भी पढ़ रखा है, सेल टिश्यू एंड जेनेटिक्स में भी पढ़ लिया है इस लेक्चर को अपन ने। और प्री नेटल
टेस्टिंग को अपन ने ओबीजी के अंदर भी डिस्कस किया है। तो वहां पे मैंने बताया था कोरियोनिक विलस सैंपलिंग है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को पता करने के लिए अर्लीस्ट टेस्टिंग होती है। तो याद रखिएगा, इट इज अर्लीस्ट डायग्नोसिस फॉर किसके लिए डियर? यस, फीटल, अपन बोल सकते हैं क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। और ये जो है मेनली परफॉर्म की जाती है डियर फ्रॉम सैंपल जो है वो कहाँ से लेते हैं डियर? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटल सैंपलिंग जो है इसमें ली जाती है, उसकी स्टडी करते हैं। और मेनली जो है डियर ये 10 से 12 वीक की प्रेगनेंसी पे ये जो है सैंपलिंग ली जाती है। ठीक है, तो 10 से 12 वीक पे लेते हैं अपन किसकी सैंपलिंग डियर? सीवीएस की सैंपलिंग। और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए अर्लीस्ट डायग्नोसिस है वो कौन सा होता है डियर? कोरियोनिक विलस सैंपलिंग होता है। और इसका एक कॉम्प्लिकेशन बताया था मैंने आपको, लिम्ब डिफॉर्मिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवीएस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 14 से 16 वीक पे कौन सा करते हैं डियर? एमनियोसेंटेसिस जो है डियर वो कब करते हैं? 14 से 16 वीक पे। 18 से 20 वीक पे कौन सा करते हैं डियर? कोर्डोसेंटेसिस किया जाता है, जिसमें अपन अम्बिलिकल वेन से सैंपल लेते हैं। अम्बिलिकल वेन सैंपलिंग भी इसे कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है डियर, कोर्डोसेंटेसिस में सैंपल कहां से लेते हैं? ऑप्शन आता है अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, प्लेसेंटा, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। तो राइट आंसर क्या दोगे? अम्बिलिकल वेन से जो है सैंपलिंग वहां पे लेते हैं बच्चों। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, विच इज 10 to 12 वीक। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एलिवेटेड लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन AFP। देखिएगा, अल्फा फीटोप्रोटीन है वो दो प्रकार की होती है, मैटरनल और फीटल। ठीक है, फिटस के अंदर या फिर मैटरनल के अंदर। तो मैटरनल ब्लड के अंदर AFP मिलना और एक फिटस के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड में हो गया, कोर्डोसेंटेसिस में यानी एम्बिलिकल कॉर्ड में हो गया, दैट इज डिफरेंट। और एक मदर के ब्लड से जो मिलती है उसे अपन कहेंगे मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। और अल्फा फीटोप्रोटीन है वो क्या होती है डियर? जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है डियर, याद रखिएगा। अब इसके बारे में कुछ सीखते हैं। तो ये प्रोटीन सीन इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट, ये एलिवेटेड का मतलब इंक्रीज। तो यहाँ पे मदर के ब्लड के अंदर यानी मैटरनल सीरम के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का बढ़ना सभी में होता है, एक को छोड़कर। क्वेश्चन कह रहा है एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके सभी में इसका लेवल बढ़ता है। यानी 3 ऑप्शन में लेवल बढ़ेगा, एक ऑप्शन में लेवल घटेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है वो ऑलवेज याद रखिएगा डिक्रीज जो होता है, वो किस में होगा डियर? यस, किस में होगा? ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। ट्राइसोमी मोनोसोमी में अपन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल से, लाइक डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सब पढ़ा चुका हूं मैं पूरे के पूरे। कहां पे? यस, सेल टिश्यू एंड जेनेटिक्स के अंदर। चलेगा, तो इस पॉइंट को अपन समझते हैं, ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी में डिक्रीज होगी, बाकी अदर कंडीशन में इंक्रीज होगी। तो डिक्रीज वाला छोटा क्राइटेरिया उसको याद रख लीजिए। तो यस डियर, तो ऑप्शन अपने पास है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो इसमें इंक्रीज होगी। दूसरा RH आइसो इम्यूनाइजेशन, इसमें भी इंक्रीज होगी। RH इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ चुके अपन, अगर मदर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है तो ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा यानी फर्स्ट डिलीवरी के दौरान यस कुछ ब्लड है वो मैटरनल ब्लड में मिक्स होगा, जिसकी वजह से मदर में एंटीबॉडी बन जाएगी। अब जब मदर नेक्स्ट टाइम कंसीव करेगी और फिर से वो बच्चा RH पॉजिटिव हुआ, चूंकि मदर RH नेगेटिव थी, उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बन गई है, और चूंकि बच्चा RH पॉजिटिव है तो एंटीजन तो है, तो मदर की एंटीबॉडी बच्चे के अंदर चली जाएगी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा और वहां पे वो बच्चा डेड हो जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो वहां पे 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे अपन क्या करते हैं डियर?
कब? फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या करेंगे? एंटी डी का इंजेक्शन लगाएंगे, या फिर आफ्टर डिलीवरी विद इन 72 आवर, आफ्टर डिलीवरी विद इन 72 आवर अपन एंटी डी का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 300 माइक्रोग्राम, 300 माइक्रोग्राम या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट। कब लगाते हैं ये एंटी डी? फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान 28 वीक की प्रेगनेंसी पे, या फिर डिलीवरी होने के 72 घंटे के अंदर 72 घंटे बीत के उसके बाद लगाने से कोई मतलब नहीं है डियर, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी बन चुकी होगी। ठीक है, तो आइसो इम्यूनाइजेशन के केस में भी अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, इसके केस में भी अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ जाती है। कब नहीं बढ़ती है? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा डियर? एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर लो होगा इसके लिए मैटरनल में, लेकिन फीटल ब्लड का किया जाएगा, लाइक कोर्डोसेंटेसिस हो गया, या फिर एमनियोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड में अगर अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ी हुई मिल रही है तो वो डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, समझना। मैटरनल में इनका लेवल कम मिलेगा डाउन सिंड्रोम में, लेकिन फीटल के केस में बात करें लाइक एमनियोटिक फ्लूइड में और कोर्डोसेंटेसिस में इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, तो दोनों चीजें अलग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे अपन चारों। पहला ऑप्शन, लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। लाइव वैक्सीन का मतलब होता है जिनमें लाइव बैक्टीरिया या वायरस होता है, एटीन्यूएटेड होता है, जो कि कमजोर किया जाता है, बट लाइव होता है। दूसरा ऑप्शन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनस कैन बी गिवन। टिटनस के लिए इम्यूनाइजेशन प्रेगनेंसी के दौरान दिया जा सकता है, ये कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, टिटनस इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट बोथ मदर एंड बेबी। टिटनस इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर और बेबी दोनों को प्रोटेक्शन देता है। चौथा ऑप्शन, 3 डोज ऑफ टिटनस 1 इन ईच ट्राइमेस्टर इज रिकमेंडेड। टिटनस की जो है प्रेगनेंसी के दौरान हर ट्राइमेस्टर में एक यानी कि टोटल 3 डोज दी जाती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो अपना आंसर आप लोग मेड कर लीजिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा आप समझते हैं। देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो ये बात सही है, यानी ये बात इनकरेक्ट तो नहीं है, तो अपना आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट सही है कि प्रेगनेंसी में लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं, लाइक मीजल, मम्स, रूबेला, एमएमआर नहीं देंगे, लेकिन डीपीटी दे सकते हैं, डिप्थीरिया है ना, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस, ये प्रेगनेंसी के दौरान यूजुअली 27-28 वीक पे दिया जा सकता है, जो कि मदर को और फीटस दोनों को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है डियर, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनस कैन बी गिवन। प्रेगनेंसी के दौरान टीटी दे सकते हैं, टिटनस तो देते हैं, ये सुनो डियर, तो टिटनस तो दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात जो है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट थी, ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा तो ये भी आंसर नहीं है। अगला, टिटनस इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट बोथ मदर एंड बेबी, ये बात भी सही है, दोनों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। और सबसे लास्ट ऑप्शन, 3 डोज नहीं देते हैं, कितने देते हैं? 2 डोज यहाँ पे दी जाती है। कब कब देते हैं? एक तो एज अर्ली एज डायग्नोसिस, जब जैसे ही प्रेगनेंसी का पता पड़ता है उसके बाद में 1 डोज लगवा दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो डोज होता है डियर, वो यूजुअली 4 से 6 वीक फर्स्ट डोज के बाद, पहला डोज लगने के बाद में 4 से 6 वीक के बाद लगाया जाता। बट समटाइम्स कुछ पीएससी सीएचसी में देखा जाता है कि फर्स्ट डोज है वो 3 मंथ पे लगाया जाता है और सेकेंड डोज है वो 1 महीने बाद यानी कि 4 मंथ पे लगाया जाता है। ऐसा भी लगाया जाता है, बट यूजुअली अपना आंसर सही करने के लिए, ठीक है, जो अपने आइडियल्स लिखे हुए हैं, बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं, उसके अनुसार आपको किस पे जाना है? फर्स्ट डोज एज अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड, और सेकेंड डोज पहली डोज लगने के 4 से 6 वीक यानी 1 से 1.5 महीने के बाद लगनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 डोज नहीं लगती है, 2 डोज लगती है, तो ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपना सही आंसर जो कि इनकरेक्ट है वो ये होगा। ठीक है डियर, चलेगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या आपने यही आंसर सोचा था? यस, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन, WHO रिकमेंडेड मिनिमम हाउ मेनी एंटीनेटल विजिट्स, ANC विजिट, हाउ मेनी एंटीनेटल विजिट्स जो है
इन डेवलपिंग कंट्रीज में कम से कम कितनी विजिट होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आइडियल की बात करें तो लगभग 8-9 विजिट होनी चाहिए, बट मिनिमम कितनी विजिट होनी चाहिए? हर महीने में एक विजिट एटलीस्ट होनी चाहिए आइडियल। ठीक है, बट मिनिमम की बात करें यहाँ पे कम से कम कितनी होनी चाहिए, यही पूछा है यहाँ पे, आइडियल नहीं पूछा है, मिनिमम पूछा है। तो मिनिमम जो है डियर एज पर WHO कितनी विजिट होनी चाहिए? 4 विजिट जो है कम से कम होनी चाहिए। वो कब कब होनी चाहिए तो ये अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं समझा देता हूं कब कब होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट विजिट जो है वो कब होनी चाहिए, तो फर्स्ट विजिट एज सून प्रेगनेंसी कंफर्म, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले फर्स्ट विजिट वहां पे हो जानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यहां तो ये लिखा है, यहाँ पे 16 वीक लिखा है, ऐसा कैसे? ठीक है, ये जो है, ये जो डेटा लिखे हैं वो डेटा क्या है डियर, यानी कम से कम बात करें तो फर्स्ट विजिट है वो 16 वीक की प्रेगनेंसी में तो हो ही चाहनी चाहिए, मस्ट का मतलब इससे ज्यादा लेट और नहीं होना है। ये आइडियल बात कर रहे हैं अपन कि इस दौरान होनी चाहिए, यानी आइडियली जो 4 विजिट है वो पहली विजिट कब होनी चाहिए? जैसे ही प्रेगनेंसी का पता लग जाए। अब वो 4 वीक पे पता लग रहा है, 6 पे लग रहा है, 8 पे पता लग रहा है, समटाइम्स 10 वीक पे पता लगता है, तो वहां पे उसी दौरान विजिट के लिए चले जाना, लेकिन 16 वीक से ज्यादा लेट नहीं होना, नॉट मोर देन 16 वीक, यानी 16 वीक की प्रेगनेंसी से पहले पहले फर्स्ट विजिट एटलीस्ट एक विजिट तो हो ही जानी चाहिए, ये वाला ये पॉइंट कहता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, सेकेंड ANC विजिट है वो 16 से 26 वीक होनी चाहिए। कुछ बुक में 28 वीक भी लिखा है, तो अपन भी 28 कर लेते हैं। तो 16 से 28 वीक में जो है, चूंकि 16 वीक पे ये है तो 14 से 28 वीक पे वो अपनी आइडियली सेकेंड विजिट का जो आइडियल टाइम है वो क्या है डियर, 16 से 28 वीक पे। मिनिमम की बात करें आइडियल तो 8-9 विजिट होनी चाहिए, यानी हर महीने में एक विजिट होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 4 विजिट है, उसके क्राइटेरिया की बात करें तो सेकेंड है वो 14 से 28 वीक में होनी चाहिए, और 28 वीक से ज्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये नीचे वाला ऑप्शन ये कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया पॉइंट यहाँ पे। तीसरा, थर्ड विजिट है वो 28 से 34 वीक पे हो जानी चाहिए, लेकिन थर्ड वीक विजिट है वो यहाँ पे कह रहा है कि 32, यानी 32 वीक से ज्यादा लेट ना हो। 34 तक भी लिखा है, बट 32-34 वीक, 32 से 34 लिख देते हैं यहाँ पे, 32 से 34 वीक के बीच में हो ही जानी चाहिए, मस्ट लिखा ना यहाँ पे। इस वीक में रेंज 28 यानी 28 पे जाओ तो अच्छी है, लेकिन 32 या 34 वीक से पहले तो कर ही लो चौथी विजिट और थर्ड विजिट। और फोर्थ विजिट है वो 36 से 40 यानी टर्म पे होनी चाहिए, यानी 38 वीक से ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। तो ये तो है अपनी रेंजेस की बात करें, यहाँ पे एक्यूरेट जो है एक एक वर्ड में बात करें तो फर्स्ट है वो एज सून एज प्रेगनेंसी डायग्नोज, बट 16 वीक से ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट यहाँ पे। इस तरीके से ऑप्शन डिसाइड होते हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, तो अभी तक आप असेसमेंट कीजिए, आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं, कितने रॉन्ग जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिशप स्कोर इन ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स में बिशप स्कोर, जिसे अपन सर्विक्स स्कोर भी बोलते हैं, सर्विक्स स्कोर भी बोलते हैं। ठीक है डियर, बिशप स्कोर को किस नाम से जानते हैं, सर्विक्स स्कोर के नाम से भी जानते हैं। इस स्कोर का क्या पर्पज है? ऑप्शन, टू असेस फीटल वेलबींग, दूसरा टू डिटरमाइन द नीड ऑफ लेबर इंडक्शन, तीसरा टू मॉनिटर सर्विक्स डायलेशन, और चौथा टू डायग्नोस प्री टर्म लेबर। तो क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, टाइम लीजिए, सोचिए आपका क्या आंसर है, जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। अब अपन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, तो बिशप स्कोर को अपन किस नाम से जानते हैं डियर, सर्विक्स स्कोर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो स्कोर है, यस डियर, यूज्ड टू एस्टिमेट नीड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर प्रोसेस को इंड्यूस करवाने की जरूरत है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए अपन बिशप स्कोरिंग करते हैं। क्या बोला मैंने? यस, इंडक्शन ऑफ लेबर की जरूरत है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं डियर, बिशप स्कोरिंग का यूज करते हैं। और बिशप स्कोरिंग में डियर अपन कितने क्राइटेरिया देखते हैं डियर, 5 क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया देखे जाते हैं डियर, 5 क्राइटेरिया अपन देखते हैं, जिसको याद रखने की ट्रिक बताता हूं। सी पैड्स,
सी पैड्स नाम याद रखिए, 5 क्राइटेरिया अपन इसके अंदर देखते हैं। पूरी फुल फॉर्म लिखता हूं, CPEDS, 5 क्राइटेरिया। तो सी का मतलब हो जाएगा डियर सर्विक्स, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी देखेंगे। पी के अंदर हो जाएगा डियर, देखिए ये जो 4 पॉइंट है ना सी पैड्स के अंदर, CPED, ये सर्विक्स के रिगार्डिंग है, जबकि एस है वो फीटल स्टेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट सर्विक्स से रिलेटेड है, इसलिए इसे सर्विक्स स्कोर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। सी का मतलब कंसिस्टेंसी, जिसका मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम स्कोर 2, मिनिमम 0, मैक्सिमम 2। पी का मतलब होता है डियर पोजीशन, सर्विक्स की पोजीशन, सर्विक्स की पोजीशन एंटीरियर साइड में, मिडिल है या पोस्टीरियर है, इसके अनुसार इसका स्कोर भी 0 से 2 के बीच में होता है। मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम स्कोर 2 हो सकता है। ई का मतलब होता है डियर इफेसमेंट, एफेसमेंट, एफेसमेंट का मतलब सर्विक्स के मूव से फीटस कितना नीचे आ रहा है, तो इसका स्कोर है वो 0 से 3 होता है। मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम स्कोर 3। डी का मतलब होता है डियर सर्विक्स का डायलेशन, तो चूंकि मैंने बोला ये 4 पॉइंट सर्विक्स से रिलेटेड है, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी, सर्विक्स की पोजीशन, सर्विक्स का इफेसमेंट और सर्विक्स का डायलेशन, जो भी होता है 0 से 3। और सबसे लास्ट में होता है डियर फीटल स्टेशन, फीटल स्टेशन, फीटस जो है इलियक स्चियल स्पाइन, जो पेल्विक ब्रिम होता है उसके अंदर स्चियल स्पाइन होता है, तो पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू अपन इसको मॉनिटर करते हैं। तो स्टेशन लेवल पे कितना ऊपर या नीचे है उसके अनुसार इसका स्कोर भी है वो 0 से लेके कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन 5 क्राइटेरिया, तो पांचों क्राइटेरिया का मिनिमम स्कोर कितना है, 0। तो अगर पांचों क्राइटेरिया का मिनिमम स्कोर जोड़े तो कितना आएगा, 5 बार 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, और पांचों का मैक्सिमम जोड़े तो 2 + 2 + 3 + 3 + 3, तो कितना हो जाएगा डियर, 13। इसलिए बिशप स्कोर जो है वो क्या होता है डियर, मिनिमम स्कोर 0 और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है डियर, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 13। कितना होगा डियर, 13, क्योंकि 3 + 3 + 3 + 2 + 2 13, और मिनिमम 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0। ठीक है, तो मिनिमम स्कोर 0 होगा, मैक्सिमम स्कोर 13 होगा। अब इसमें कैसे देखते हैं डियर, अगर किसी पेशेंट के अंदर, अभी थोड़ा और समझेंगे इसको, किसी पेशेंट के अंदर स्कोर आ रहा है 5 से कम, स्कोर कितना आ रहा है, 5 से कम, इसका मतलब लेबर स्टार्ट नहीं हुई है, लेबर को इंड्यूस करवाने पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला ये एस्टिमेट करता है किसको, इंडक्शन ऑफ लेबर को। ठीक है, तो 5 से कम स्कोर का मतलब इंडक्शन करवाने की जरूरत है। ठीक है, और 9 से ज्यादा है स्कोर, इसका मतलब इंडक्शन की नीड नहीं है, अपने आप ही लेबर हो जाएगी, इंड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है। इंड्यूस करवाने का मतलब होता है हार्मोनल इंड्यूस, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा करके इंड्यूस करवाना। ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेंबर को रप्चर करना, इस तरीके से अपन इंड्यूस करवाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर स्कोर 9 से ज्यादा है तो इंड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी हो जाएगी अपने आप। समझ में आई बात यहाँ पे। लेकिन स्कोर 5 से कम है, ठीक है, प्री लेबर स्कोर 5 से कम है, बिशप स्कोर 5 से कम है, सर्विक्स स्कोर 5 से कम है, इसका मतलब लेबर स्टार्ट करवानी पड़ेगी। अब देखिएगा, मैंने बोला 5 क्राइटेरिया है, पांचों का स्कोर मैंने बताया। अब कैसे कैसे देखते हैं उसको भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू डिटरमाइन द नीड ऑफ लेबर इंडक्शन, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, बी, जैसा कि अपन ने लिखा है। ठीक है, फीटल वेलबींग के बारे में कुछ नहीं बताता है। सर्विक्स डायलेशन, सर्विक्स डायलेशन को मॉनिटर करता है, ये एक क्राइटेरिया, 1 of 5 क्राइटेरिया, यस ये एक क्राइटेरिया ऑप्शन में बोल रहा है, तो केवल सर्विक्स का डायलेशन, यानी ये भी राइट आंसर तो है, बट ज्यादा बड़ा आंसर सही कौन सा है, ये राइट आंसर होगा। समझ में आई बात यहाँ पे, टू डायग्नोस प्री टर्म लेबर नहीं, तो यहाँ पे यह भी आंसर सही है, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही एक्यूरेट कौन सा होगा, इंडक्शन ऑफ लेबर की नीड है या नहीं उसको बताना। ठीक है, चूंकि सर्विक्स डायलेशन भी मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में और सीखते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैंने बताया 5 क्राइटेरिया इसमें अपन देखते हैं, जिसको याद रखने के लिए बताया था सी पैड्स, सी पैड्स। ठीक है, तो सर्विक्स कंसिस्टेंसी, सर्विक्स पोजीशन, सर्विक्स इफेसमेंट, सर्विक्स डायलेशन एंड फीटल स्टेशन। तो इसका स्कोर 0 से 2, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 3, 0 से 3। तो सर्विक्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब सर्विक्स हार्ड है, फर्म है, सॉफ्ट है, कैसी है, तो अगर सर्विक्स फर्म है तो 0 स्कोर देंगे। सर्विक्स मीडियम है मतलब 1, और सर्विक्स सॉफ्ट हो गई है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स पढ़ते हैं ना अपन यहाँ पे साइन,
यस और नो? तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो गई है, इसका मतलब लेबर प्रोग्रेस स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए अपन स्कोर दे देंगे 2। इसमें 3 स्कोर होता नहीं है। दूसरा, सर्विक्स की पोजीशन पोस्टीरियर है, पीछे की तरफ है, मतलब लेबर स्टार्ट नहीं हुई है, मिडिल में आ गई मतलब प्रोग्रेस हो रही है, और एंटीरियर आ गई है मतलब सर्विक्स आगे की तरफ आ गई है, इसका मतलब प्रोग्रेस और ज्यादा हो गई है। तो 2 स्कोर अपन यहाँ पे देंगे। तीसरा, एफेसमेंट 30% इफेसमेंट हुआ है, 40 से 50%, 60 से 70% अगर इफेसमेंट हो गया है, इफेसमेंट डिसेंट जो हो गया फीटस, सर्विस की जो लेंथ होती है ना, लेंथ के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। तो जब सर्विस डायलेट होती है तो लेंथ इस तरीके से छोटी होती है, ठीक है। तो जब पहले लेंथ ज्यादा होती है फिर लेंथ छोटी छोटी होती जाती है। तो देख रहे होंगे आप 3 सेंटीमीटर से ज्यादा, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, 1 सेंटीमीटर रह जाती है लेंथ केवल सर्विस की। इसका मतलब अच्छा इंडिकेशन है किसका डियर? डिलीवरी का। नेक्स्ट, सर्विस का डायलेशन क्लोज है तो 0 पॉइंट देंगे, 1 से 2 सेंटीमीटर है तो मीडियम, और 3 से 4 सेंटीमीटर है तो 2, और 5 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर डायलेशन हो गया है तो कितना स्कोर देंगे? 3 स्कोर दे देंगे। तो 5 से ज्यादा डायलेशन होना लेबर का इंडेक्शन होता है। फीटल का स्टेशन स्टियल स्पाइन से पीछे की तरफ है, -3 सेंटीमीटर पीछे है तो 0 देंगे, -2 है तो 1 देंगे, 1 या 0 है तो 2 मार्क्स देंगे, और 0 स्टेशन के ऊपर ये होती है क्राउनिंग, क्राउनिंग दिखने लग गई है, इसका मतलब 3 नंबर देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाएगा डियर? 2 + 2, 2 + 2 + 3 + 3 + 3, तो 13 स्कोर मैक्सिमम होगा। मिनिमम स्कोर जो है इसका 0 होगा। यस और नो? तो यस, सीखा आपने ये पॉइंट यहाँ पे। दिस इज नोन एज बिशप स्कोर और सर्विक्स स्कोर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अगला क्वेश्चन डियर, तो अभी तक आपने कितने आंसर किए हैं? अपना असेसमेंट करते चलिए, साथ ही के साथ में ये आपका लाइव टेस्ट भी चल रहा है और लर्निंग भी साथ के साथ में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट इज एन, एक क्लाइंट है जो कि एक्टिव लेबर में है, यानी उसे लेबर पीरियड स्टार्ट, लेबर जो है स्टार्ट हो गया, लेबर का मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। विद ट्विंस, उसे ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं, एंड द सर्विक्स इज 5 सेंटीमीटर डायलेटेड, सर्विक्स 5 सेंटीमीटर डायलेट हुई है। द नर्स ऑब्जर्व दैट कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग एवरी 7 to 8 मिनट, हर 7 से 8 मिनट में क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन उसे हो रहे हैं, यूजुअली 10 मिनट में होते हैं जो कि हो रहे हैं, ठीक है। इन ए 30 मिनट पीरियड, 30 मिनट के पीरियड में, occurring in every 7 to 8 minutes in a 30-minute period. The most appropriate action by the nurse would be, नर्स का मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए? तो चूंकि ये ट्विन लेबर है और ट्विन लेबर में सर्विक्स डायलेशन केवल 5 सेंटीमीटर हुआ है, ठीक है। हालांकि अपन जो बिशप स्कोरिंग में इसको 3 नंबर दे रहे हैं सर्विक्स डायलेशन में, 5 या 5 से ज्यादा को, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में 5 से काम नहीं चलेगा। तो ये क्या है डियर? हाइपो कॉन्ट्रैक्शन है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है डियर? हाइपो कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये हाइपो कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है डियर। तो हाइपो कॉन्ट्रैक्शन के केस में नर्स का सबसे अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए? तो सर्विक्स डायलेशन मेनली ज्यादा होना चाहिए, कितना? 10 सेंटीमीटर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ हाइपो कॉन्ट्रैक्शन है, सर्विक्स पूरी डायलेट नहीं हुई है, तो यहाँ पे बेस्ट एक्शन क्या होगा नर्स का? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 4 लीटर बाय मास्क, नोट द फीटल हार्ट रेट पेशेंट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिलैक्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो पेशेंट को बोले कि रिलैक्स हो जाए, या फिर इमीडिएटली एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर देंगे। तो यस डियर, क्या आंसर इसका होना चाहिए? तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, अपना आंसर आपने लिख लिया होगा आशा करता हूं समझ करके। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। यस, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन द नर्स वुड बी, तो नर्स के द्वारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है उनको हटाते हैं। तो देखो नर्स के द्वारा ऑप्शन क्या होगा? तो देखो नर्स ऑक्सीजन स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे क्या कोई साइन दिखाई दे रहा है जिसमें ये बोल रहा हो कि मदर सफोकेट हो रही है, मदर का जो है हार्ट रेट टेकिकार्डिया हो रहा है, या मदर का SpO2 कम हो रहा है, या मदर के BP से रिगार्डिंग क्या कोई भी वाइटल साइन यहाँ पे अपन ने बात करी है? नहीं। तो जब भी वाइटल्स की बात नहीं आ रही है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब वाइटल से रिलेटेड ऑक्सीजन तो नहीं देंगे। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे पे ही चलेंगे। तो ये ऑप्शन तो हो गया अपना गलत। और क्या ऑप्शन गलत हो सकते हैं डियर? देखिए
इमीडिएटली एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन चूंकि एक इंजेक्शन है, ड्रग है जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवाता है, तो चूंकि यहाँ पे बाय द नर्स पूछा है, बाय द नर्स, और नर्स कभी भी जो है डायरेक्ट एडमिनिस्टर नहीं करते विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता इमीडिएटली एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन एज प्रेस्क्राइब्ड, तो अपना आंसर ये हो जाता, ये क्या हो जाता, दैट वुड बी आवर आंसर। तो अभी लेकिन चूंकि एज प्रेस्क्राइब लिखा नहीं है, विदाउट फिजिशियन नर्स ऑक्सीटोसिन नहीं दे सकती है, तो ये आंसर भी क्या हो गया, गलत, ये आंसर भी क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट, नोट द फीटल हार्ट रेट पैटर्न। फीटल का हार्ट रेट पैटर्न देखो, चूंकि यहाँ हाइपो कॉन्ट्रैक्शन है तो फीटल की हार्ट रेट पैटर्न देखना चाहिए, तो ये आंसर अभी तक तो सही है, ये देखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट और पेशेंट टू रिलैक्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, चूंकि ये कंडीशन इमरजेंसी है, हाइपो कॉन्ट्रैक्शन है वो इमरजेंसी है, ये लेबर को डिले कर सकता है। ये किसका साइन है डियर, लेबर डिले का साइन है। क्या कर सकता है डियर, लेबर डिले, लेबर डिले, और लेबर डिले है वो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए सबसे फर्स्ट एक्शन क्या होगा डियर, इसलिए फर्स्ट एक्शन क्या होगा, फर्स्ट एक्शन क्या होगा डियर, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। लेकिन अगर फर्स्ट एक्शन की बात करूं, अगर ये लिखा होता इमीडिएटली एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इफ प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, इफ प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, तो आंसर इसको दे देते, लेकिन अभी इसमें ऐसा लिखा नहीं है, तो ये आंसर तो गलत हो गया। तो फर्स्ट एक्शन क्या हो जाएगा, फिजिशियन को इमीडिएटली नोटिफाई करें। उसके बाद में जब तक फिजिशियन आता है तब तक आपको क्या करना है, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी है और पेशेंट को बोलना है रिलैक्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उस टाइम पे रिलैक्स रहे। तो ये दोनों बात तो सही है, लेकिन उन दोनों बात से पहले ज्यादा सही बात कौन सी है, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। अब फिजिशियन आएगा फिर वो ऑक्सीटोसिन ही लगाएगा, बट आप खुद से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ये अपने मैनुअल्स में नहीं आता है, ठीक है। तो दैट्स वाई राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हाइपो कॉन्ट्रैक्शन को ये इंडिकेट करेगा, यस चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अबगार स्कोरिंग। अबगार स्कोरिंग जो कि पीडियाट्रिक से रिलेटेड है, एज वेल एज ओबीजी से भी रिलेटेड बोल सकते हो, क्योंकि डिलीवरी के बाद में जो फेज आती है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, उसमें अबगार स्कोरिंग फीटल के रिगार्डिंग ये देखते हैं अपन। तो अबगार स्कोरिंग का मेन पर्पज क्या, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज, व्हाट इज द मेन पर्पज, मेन पर्पज क्या है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, टू असेस द फीटल वेलबींग, टू डिटरमाइन द नीड ऑफ रिससिटेशन, टू मॉनिटर न्यूबॉर्न वाइटल साइन, और टू डायग्नोस बर्थ डिफेक्ट। क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से आंसर अपना लिख लीजिए, क्या आंसर होना चाहिए। चलेगा, टाइम मिल गया आपको, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मेन पर्पज अबगार स्कोरिंग का क्या होना चाहिए, तो यस डियर याद रखिएगा, फीटल वेलबींग है वो इसका सेकंड क्या है डियर, ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है डियर, इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकंड एम है, सेकंड उद्देश्य है। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है डियर, टू डिटरमाइन द नीड ऑफ रिससिटेशन, प्राइमरी पर्पज। यस क्या है डियर, प्राइमरी पर्पज क्या है अपना अबगार स्कोरिंग का, मेन जो कि विद इन मिनट्स अपन को कर लेना है, ठीक है। 1 और 5 मिनट पे करते हैं अपन यूजुअली, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ 1 और 5 मिनट पे किया जाता है, अभी समझाऊंगा। तो इसका मेन पर्पज क्या है, क्या बच्चे को रिससिटेशन की जरूरत है या नहीं, इसका पता लगाना है। फिटल वेलबींग तो देखेंगे, लेकिन मेन अपना उद्देश्य क्या था कि क्या अगर बच्चे को रेस्पिरेटरी कंप्रेशन है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, तो क्या उसे नीड है रिससिटेट करने की, ठीक है। ये अपना मुख्य उद्देश्य था। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट कंफ्यूज मत होना, हमेशा किसी भी प्रोसीजर का मेन उद्देश्य क्या होता है, इमरजेंसी का पता लगाना। तो ये एक इमरजेंसी है जो कि हो सकती है, और अबगार स्कोरिंग में इसको देखा जाता है डियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। ये ऑप्शन में ना होता है तो ये आप टिक कर सकते थे, बट ऑप्शन में अभी है ये, ठीक है, हीरो अपना है, तो राइट आंसर इसी को दे देना है, ठीक है। अब अबगार स्कोरिंग की फुल फॉर्म अपन ने पढ़ी है, एमसीक्यू सेशन में भी पढ़ रखा है, और वैसे पीडियाट्रिक में भी आपको सुनील सर ने पढ़ा रखा है। तो अबगार स्कोरिंग का फुल फॉर्म क्या होता है डियर, APGAR, अबगार। तो ए का मतलब होता है अपीयरेंस, ए का मतलब क्या होता है डियर, अपीयरेंस होता है, यानी स्किन का कलर। वहां पे अपन देखें बच्चा कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू पिंक दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है, पेल दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार इसका स्कोर होता है। पी का मतलब होता है पल्स,
पल्स रेट यानी हार्ट रेट कितनी है, हार्ट रेट कितनी है वो देखना है यहाँ पे, उसके अनुसार स्कोरिंग करी जाती है। जी फॉर ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब होता है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी कैसी है उसके अनुसार स्कोर देते हैं। ए फॉर एक्टिविटी, मसल टोन इसके अंदर अपन देखते हैं डियर। और आर का मतलब रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे देखो पल्स में पल्स हार्ट रेट देख रहे थे, तो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन रेट नहीं देखते हैं, नॉट रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन का स्टेटस देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। रेस्पिरेशन रेट ना देख करके क्या देखते हैं डियर, रेस्पिरेशन का स्टेटस देखते हैं कि रेस्पिरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरीके से वो कर रहा है। तो ये पांचों क्राइटेरिया अपन देखते हैं। किस प्रकार से देखते हैं, तो 5 क्राइटेरिया अपने पास है। हर एक का मैक्सिमम स्कोर 2, मिनिमम स्कोर यस डियर कितना होता है 0। तो इसका जो मिनिमम स्कोर है वो 0 होगा, मैक्सिमम स्कोर कितना होगा 10 होता है। अगर ये लेस देन 3 है तो ये सीवियर कहलाएगा, और अगर ये ग्रेटर देन 8 है तो ये क्या है डियर, नॉर्मल है। और इसके बीच में है 4 से 7 तो ये क्या है डियर, मॉडरेट कंडीशन है। फिटनेस की कंडीशन कैसी है, मॉडरेट होती है। तो कैसे कैसे स्कोरिंग दी जाती है, तो टाइम नहीं बर्बाद करते हुए टेबल बना करके लाया हूं ताकि आपको जल्दी से ये पॉइंट समझा सकूं। बाकी अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं इस लेक्चर्स को, चलेगा। तो 5 क्राइटेरिया देखते हैं। अपीयरेंस, तो अपीयरेंस का मैंने बोला हर एक का मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम स्कोर 2 होगा। तो ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल स्कोर 0 से 10 के बीच में होगा। तो स्किन कलर अगर ब्लू है तो स्कोर देंगे अपन अपीयरेंस में 0, पिंक है तो स्कोर देंगे 1, और अगर पिंक ऑल बॉडी पिंक है तो स्कोर देंगे अपन 2। अगर फिटस पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते उसका स्किन का कलर ब्लूइश दिखाई दे रहा, पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई है, तो स्कोर कितना देंगे अपीयरेंस में 0 देंगे। अगर पूरी बॉडी पिंक है तो स्कोर कितना दोगे, 2 दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पल्स रेट यानी हार्ट रेट, एब्सेंट है, हार्ट रेट नहीं आ रही, इसका मतलब स्कोर 0। बिलो 100 है तो स्कोर 1, और ओवर 100 है यानी नॉर्मल है, इसका मतलब स्कोर 2 दे देंगे। ऐसे ही ग्रीमेस, फ्लोपिया फ्लैसिड है, बच्चा शिथिल है, कोई मूवमेंट एक्टिव मूवमेंट नहीं है तो स्कोर 0। मिनिममली रिस्पॉन्स दे रहा, बहुत कम रिस्पॉन्स दे रहा है स्टिमुलाई के अगेंस्ट तो स्कोर देंगे 1। और अगर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई के लिए, स्टिमुलाई के लिए अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है तो अपन स्कोर कितना देंगे डियर, 2 देंगे जी के अंदर, ठीक है। फिर आएगा ए एक्टिविटी, एक्टिविटी अगर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, मसल टोन एब्सेंट है तो 0 स्कोर देंगे। यस, फ्लेक्स्ड आर्म्स एंड लेग्स फ्लेक्स्ड है तो स्कोर देंगे 1, और एक्टिव मूवमेंट कर रहा बच्चा, हाथ पैर हिला रहा है तो स्कोर कितना देंगे, 2 देंगे एक्टिविटी में। और सबसे लास्ट में रेस्पिरेशन पैटर्न नॉट रेट, तो रेस्पिरेशन पैटर्न रेस्पिरेशन कर ही नहीं रहा है तो 0 स्कोर, स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन कर रहा है तो 1 स्कोर, और विग्रस क्राई कर रहा है तो स्कोर कितना आ जाएगा डियर, 2 आ जाएगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आएगा कि एक बच्चा है ऐसा ऐसा पैदा हुआ है और आप फर्स्ट मिनट का अपगार स्कोरिंग कर रहे हैं, और आपने देखा कि बच्चे का अपीयरेंस है वो ब्लू है, बच्चे की पल्स रेट है वो बिलो 100 है, ग्रीमेज जो है वो उसकी मिनिमली रिस्पॉन्ड है, और एक्टिविटी है उसकी फ्लेक्स्ड आर्म है, और रेस्पिरेशन है उसका इरेगुलर है, तो उसका अपगार स्कोर कितना है, तो आप जोड़ सकते हैं 0 1 1 1 1 तो कितना हो जाएगा 4 उसका बच्चे का स्कोर आएगा। इसका मतलब बच्चा कैसी कंडीशन में, मॉडरेट कंडीशन में है, ठीक है, ये चीज याद रखना। 3 से कम आता है स्कोर, इसका मतलब 3 या 3 से कम आता तो वो कंडीशन सीवियर कहलाती है, यस और नो। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड पेस मेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन का पेस मेकर कौन है। देखिए हार्ट, अपनी हार्ट का पेस मेकर कौन होता है डियर, ऐसे नोड होता है, यस और नो, जिसे हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है पेस मेकर को। हार्ट का भी हार्ट कौन है, ऐसे नोड होता है। वैसे ही ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन का पेस मेकर किसे कहा जाता है, तो जहां से ऑप्शन अपने पास ट्यूबल ओस्टिया, फेलोपियन ट्यूब, ओवेरीज और फंडस ऑफ यूट्रस। तो राइट आंसर क्या होगा, तो अपना जल्दी से आंसर दे दीजिए नोटबुक के अंदर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिएगा जब भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो ये हो गया अपना डायलेटेड यूट्रस, और ये होगी अपनी कौन, फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब की इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ट्यूब, ये क्या है डियर, फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब का ये जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं ओस्टिया। और ट्यूबल जो ओस्टिया, ट्यूब के जो ओस्टिया है, इन ओस्टिया से कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली जो है स्टार्ट होते हैं, इसलिए ट्यूबल ओस्टिया को अपन क्या कहते हैं डियर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्यूबल ओस्टिया को अपन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पेस मेकर भी
कहते हैं। पेस मेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज ट्यूबल ओस्टिया। डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं समझाने लायक, ठीक है। तो डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ट्यूबल ओस्टिया किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर ए। तो ट्यूबल ओस्टिया जहां से अपनी फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है, इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, ट्यूबल ओस्टिया कहा जाता है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है डियर अपने पास में, एक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है जो कि 26 वीक जेस्टेशन के 26 वीक हो चुके हैं, जो कि एएनसी विजिट के लिए आई है और उसके लोअर बैक पेन हो रहा है। उस प्रेग्नेंट मदर के लोअर बैक पीछे की साइड में पेन हो रहा है। पेन एक का मतलब पेन होता है। व्हेन शी अराइव्स होम फ्रॉम वर्क, जब वो वर्क से घर आती है, द नर्स शुड सजेस्ट द क्लाइंट परफॉर्म। नर्स क्लाइंट को कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कहेगी। तो जब भी लोअर बैक पेन होता है, पहले तो अपना आंसर दीजिए क्या होना चाहिए, फिर इसको समझते हैं। ऑप्शन है लेग लिफ्टिंग, टेलर सिटिंग, साइड लाइन पोजीशन या फिर स्क्वाटिंग एक्सरसाइज। तो क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन, ठीक है डियर। तो चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं। अब इसको सर अपना आंसर मेड कर लीजिए। अब अपने यहाँ पे इसको समझते हैं। तो जब भी लोअर बैक पेन होता है तो नर्स 2 एक्सरसाइज वहां पे बता सकती है। पहला तो होता है डियर टेलर सिटिंग, और इसे बटरफ्लाई सिटिंग भी कहते हैं, बटरफ्लाई सिटिंग, ठीक है डियर। दूसरी एक्सरसाइज बता सकती है पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। अब अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो मोर करेक्ट आंसर तो ये है, यस डियर। तो ज्यादा सही आंसर क्या है ये, लेकिन पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज का ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन में अपन को टेलर सिटिंग ही आंसर देना पड़ेगा। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, टेलर सिटिंग। टेलर जैसे बैठता ना, ये जो फीमेल बैठी हुई है यहाँ पे, ये जो फीमेल बैठी हुई है, ये फीमेल देखो लेग्स को जोड़ रखा है और बटरफ्लाई की तरह घुटनों को ऊपर नीचे किया जा सकता है, जिससे लोअर बैक पेन जो है रिलीव मिलता है डियर। नोट इन प्रेगनेंसी, नोट इवन इन प्रेगनेंसी, विदाउट प्रेगनेंसी भी अगर महिलाएं ये एक्सरसाइज करें, पोस्ट डिलीवरी के बाद, पोस्ट नेटल के बाद में भी ये ऐसा करे तो भी उनका लोअर बैक पेन है वो रिलीव हो सकता है। कौन सी एक्सरसाइज से, बटरफ्लाई, या फिर इसे अपन क्या कहेंगे, टेलर सिटिंग भी कहेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन में ना हो तो पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज यहाँ पे की जा सकती है लोअर बैक पेन को रिलीव करने के लिए। दोनों एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ किस तरीके से करते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज लोअर बैक पेन को रिलीव करने के लिए वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन है लेग लिफ्टिंग, लेग को उठा करके, तो लेग जो है ऊपर उठाने से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट वहां पे नीचे की तरफ आ सकता है, बट यहाँ पे लोअर लेग पेन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये तो आंसर हो गया साइड लाइन से। यस डियर, साइड लाइन में क्या हो सकता है, जब फीमेल जब प्रेगनेंसी ज़्यादा हो जाती है, 26 या 28 वीक की प्रेगनेंसी से ज़्यादा हो जाती है, तो फिटस हैवी होने लग जाता है। तो मदर अगर सुपाइन लेटी हुई है तो वो क्या करेंगे डियर, वेना केवा को और अओर्टा को दबाएंगे, जिससे सीएनएस के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ठीक है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए मदर को क्या करना पड़ेगा, साइड लाइन। तो ये उन सिम्टम्स के लिए सही है, लोअर बैक पेन के लिए ये पर्टिकुलर नहीं है। स्क्वाटिंग पोजीशन है वो कैसी होती है, स्क्वाटिंग पोजीशन होती है लाइक लेग जो होते हैं ना इस तरीके से, लेग, ये मदर इस तरीके से बैठना, ठीक है। ये हेड हो गया मदर का। इस तरीके की जो पोजीशन होती है इसे स्क्वाटिंग पोजीशन कहा जाता। तो ये भी इसके अंदर हेल्पफुल नहीं है। स्क्वाटिंग पोजीशन है वो बच्चा परफॉर्म करता है कब, टेट्रालॉजी और फेलोट का जो बच्चा होता है ना वो स्क्वाटिंग पोजीशन लेता है। लेकिन लोअर बैक पेन के लिए 2 एक्सरसाइज करते हैं, टेलर सिटिंग या फिर पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर अगर ये ऑप्शन में होता तो ये देते, ये ऑप्शन में नहीं है तो टेलर सिटिंग यहाँ पे आंसर दे देंगे। टेलर सिटिंग को अपन बटरफ्लाई सिटिंग भी कहते हैं डियर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया अपने पास, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये जो एक्सरसाइज है जो कि मैंने बताया पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कहलाती है, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। तो ये 2 प्रकार से की जा सकती है। पहला तरीका तो इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला फर्स्ट तरीका, जिसमें फीमेल अपने सुपाइन लेटी हुई है, लेग को फ्लेक्स करेगी, फिर लेग को ऊपर की हिप को, पेल्विक को ऊपर या नीचे, एक बार ऊपर और एक नीचे, हैंड सीधे होने चाहिए, इस वाले हिस्से को ऊपर और नीचे करके, इसे अपन पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कहते हैं। दूसरा ये तरीका नहीं कर पाती है तो दूसरे तरीके में क्या होगी, फीमेल घुटनों के बल टिक जाएगी, फिर उसके बाद में क्या करेगी डियर, इसको एक बार नीचे एक बार ऊपर, इस तरीके से जो है ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जा सकती है। इसे भी अपन पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कहते हैं। दोनों में बेस्ट कौन सी होती है, ये वाली जो है वो ज्यादा बेस्ट
होती है डियर, ठीक है। तो ये पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज है, और एक टेलर सिटिंग जो मैंने बताई है, ये टेलर सिटिंग एक्सरसाइज होती है, जिसे बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल अमंग द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल मूवमेंट अकर्स ड्यूरिंग द लेबर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब कौन सा नहीं होगा, इनमें से सभी मूवमेंट है वो लेबर के दौरान होते हैं, एक को छोड़ करके। तो कौन सा नहीं होता है वो पढ़ेंगे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, एंगेजमेंट, रिट्रैक्शन, क्राउनिंग या फिर रेस्टिट्यूशन। तो अगर आपने पढ़ लिया है लेबर प्रोसेस पूरा का पूरा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो इसका आंसर इजीली दे देंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो चलिएगा अपना आंसर जल्दी से दीजिए, फिर इसके बाद अपन आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी एक्सेप्ट कौन सा नहीं होता है, तो रिट्रैक्शन नाम से कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है। तो देखिए, जब भी फिटस की डिलीवरी होती है, तो देखिए ये हो गया अपना पेल्विक ब्रिम, ये हो गया पेल्विक ब्रिम, ये हो गया फीटस का हेड। ये क्या हो गया डियर, फीटल का हेड। तो फीटस का हेड जो है डियर, एंगेज होना, सर्विक्स के अंदर फीटस का हेड आना, तो फर्स्ट स्टेज जो है लेबर प्रोसेस की पहली स्टेज होती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के बाद नीचे आएगा डिसेंट। डिसेंट के बाद में क्या होगा डियर, फ्लेक्शन, नेक को फ्लेक्स करेगा, फिर रोटेट करेगा, दैट इज इंटरनल रोटेशन। उसके बाद में क्या होगा डियर, इंटरनल रोटेशन के बाद में हेड जो है क्या होगा, बाहर की तरफ में मूव करेगा, ठीक है, यानी क्राउनिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्राउनिंग के बाद में क्या करेगा, हेड को फ्लेक्स करेगा, फ्लेक्स करने के बाद में रेस्टिट्यूशन, थोड़ी देर रोकेगा, फिर उसके बाद में क्या होगा डियर, यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन होगा। एक्सटर्नल रोटेशन के बाद में फीटस की डिलीवरी होगी। दीज आर द स्टेप्स जो कि अपन पढ़ा चुके हैं। पिछले लेक्चर में एक एमसीक्यू भी अपन ने किया था, आपको याद होगा। तो अभी फिर से मैं स्टेजेस बता देता हूँ कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया है वो स्टेप्स कौन कौन सी, तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा बी। स्टेप्स कौन कौन सी होती है डियर, तो स्टेप होगी सबसे पहले फीटस का हेड आकर के, ये जो फीटस का हेड है वो आकर के एंगेज हो जाएगा, ठीक है, एंगेजमेंट, ये अपनी होगी सर्विक्स, एंगेजमेंट हो गया। एंगेजमेंट के बाद में डिसेंड, फीटस का हेड नीचे की तरफ डिसेंड होगा। इसके बाद में फीटस का हेड, फीटस अपने हेड को फ्लेक्स करेगा, क्या करेगा डियर, फ्लेक्शन करेगा, फिर इंटरनली घुमाएगा, फिर घुमा करके थोड़ा आगे बढ़ा, और बढ़ने पे क्या हो जाएगा, क्राउनिंग, यानी हेड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हेड दिखना स्टार्ट होगा, उसके बाद फीटस हेड को एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड, तो एक्सटेंड करने से वो बाहर आएगा, हेड बाहर आएगा, इसे रेस्टिट्यूशन कहते हैं। फिर एक्सटर्नली रोटेट करेगा, बाहर की तरफ रोटेट करेगा, जिससे और ज्यादा बाहर डिलीवरी हो जाएगी, और इस तरीके से एक्सपल्सन ऑफ फीटस हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है लेबर की, इतनी छोटी बात में नहीं समझा सकते हैं, पूरा पढ़िएगा, उस लेक्चर को जाकर के देखिएगा, पढ़ा रखा ओबीजी के अंदर। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेशन ऑफ द फीटल हेड इज एक्सप्रेस्ड इन द रिलेशन टू, फीटस का हेड जो है, स्टेशन किसे कहा जाता है, मतलब कुल मिलाकर कह रहा है कि स्टेशन किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो स्टेशन ऑलवेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईएसआईसी वगैरह में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्चिल स्पाइन के रिस्पेक्ट में हमेशा स्टेशन देखा जाता है। अब स्टेशन क्या है, तो वो इमेज के द्वारा समझाता हूं आपको। देखिएगा, ये जो अपना पेल्विक ब्रिम हो गया, ये क्या अपना पेल्विक ब्रिम। तो यहां से अगर बात करें वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये फीटस का हेड है, ये क्या आ गया यहाँ पे, फीटस का हेड यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है डियर, स्चियल स्पाइन। स्चियल स्पाइन, स्चियल स्पाइन के पॉइंट को अपन बोलते हैं जीरो स्टेशन। क्या बोलेंगे, जीरो स्टेशन। इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर को -1, 2 सेंटीमीटर ऊपर -2, 3 सेंटीमीटर -3। ऐसे जीरो स्पाइन से, जीरो पॉइंट से नीचे, स्चियल स्पाइन से नीचे +1, +2, +3, ठीक है। इस तरीके से अपन देखते हैं। और जैसे ही फीटस 2 को क्रॉस करता है, क्राउन दिखने लग जाता है, क्राउनिंग होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसे अपन स्टेशन किसके रिस्पेक्ट में कहते हैं, तो स्टेशन ऑलवेज स्चियल स्पाइन के रिस्पेक्ट में अपन स्टेशन कहा जाता है। लाइक रेलवे स्टेशन होता है ना, ट्रेन स्टेशन पे आती है तो वो जीरो स्टेशन, उससे पहले है तो अपन बोलते हैं ना भी ट्रेन 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, और ट्रेन जब क्रॉस कर जाती है तो प्लस ट्रेन आगे चली गई। उसी तरीके से फीटस जो है ट्रेन हो गया, और ये जो है स्टेशन हो गया, कौन, स्चियल स्पाइन। तो राइट आंसर क्या होगा डियर, स्चियल स्पाइन इज द करेक्ट आंसर। चलेगा आगे बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ फॉर्मूला और फिफ्थ रूल, रूल का ही नाम 5 है, फिफ्थ, 5वां रूल इन ऑब्स्टेटिक इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट। ऑब्स्टेटिक्स के अंदर 5वां रूल किसके लिए यूज में लिया जाता है। ऑप्शन है अपने पास, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए,
प्रोग्रेसिव डिसेंड ऑफ हेड के लिए, क्या फीटस का हेड नीचे बढ़ रहा है उसके लिए, फीटल वेलबींग के लिए, या फिर लेबर पेन के लिए। तो ये अगर आपने पढ़ रखा है तो इसका आंसर दे देंगे, अदरवाइज इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब ये होता क्या वो समझा देता हूं मैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट याद रखने वाली बात है, अपना आंसर आप लोग मेड कर लीजिए। अगर आपको आता है ये क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से वहां पे लिख दीजिए आपका आंसर क्या है। अब अपन इसको सीखते हैं डियर, ठीक है। तो अभी तक आपके कितने आंसर सही हुए हैं उससे आप अपना जजमेंट कर सकते हैं। यस, तो फिफ्थ रूल क्या होता है डियर, तो ऑलवेज फीटस का हेड कितना प्रोग्रेस किया है। फीटस का हेड, देखिए मैं बात करूं यहाँ पे, ये हो गया पेल्विक ब्रिम, ये क्या हो गया पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम देखिए ये हो गया पेल्विस, ये स्चेल स्पाइन, ये थोड़ा सा मैंने पेल्विस बनाने की कोशिश करी, समझ जाना। ये स्चेल स्पाइन है जो अभी अभी देखा था अपन ने, जहां से स्टेशन मॉनिटर करते हैं अपन, जहां से क्या देखते हैं स्टेशन मॉनिटरिंग करते हैं, और इस हिस्से को अपन बोलते हैं पेल्विक ब्रिम, जहां पे गोला दिखाई देता है ना पेल्विस में। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में ये जो हिस्सा था इसे अपन कहते हैं पेल्विक ब्रिम, इसे क्या कहते हैं पेल्विक ब्रिम। और पेल्विक ब्रिम के नीचे होता है और स्चेल स्पाइन, और इसके नीचे हेड आएगा, मतलब डिलीवरी हो रही है। यही चीज समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा। तो ये हो गया पेल्विक ब्रिम, तो इससे ऊपर हो गया एब्डोमेन, ये हो गया पेल्विक ब्रिम, और ये नीचे पेल्विक ब्रिम से जस्ट नीचे हो गया पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी, पेल्विक ब्रिम के नीचे पेल्विक कैविटी। अब यहाँ पे फिफ्थ रूल क्या कहता है कि बच्चे का जो हेड है, फिटस का जो हेड है, उसे अपन 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने हिस्सों में बांट लेते हैं? 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। 5 हिस्सों में, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा और 5 हिस्सा। 5 हिस्सों में अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं कि कितना हिस्सा पेल्विक ब्रिम में नीचे आता जा रहा है, उसके अनुसार अपन इसको काउंट करेंगे। तो अगर मैं अगर कहूं किसी पेशेंट के अंदर 5/5 है, क्या लिखा मैंने 5/5, इसका मतलब पांचों हिस्से ब्रेन जो हेड के है वो पूरा का पूरा हेड पेल्विक ब्रिम से ऊपर है। अगर मैं 5/5 लिख रहा हूं फिफ्थ रूल में, इसका लिखने का मतलब क्या है, अभी पूरा का पूरा फिटस जो है उसका हेड, पूरा का पूरा हेड, मान लो ये पोजीशन हो गई, ये पेल्विक ब्रिम था, यानी पूरा का पूरा हेड अभी एब्डोमेन में है। ये हेड हो गया बच्चे का, ये क्या हो गया डियर, हेड हो गया बच्चे का, ये पैर हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा हेड कहाँ है, एब्डोमेन में। समझ में आ गया। मैं बोलूं 4/5 है, इसका मतलब हेड का एक हिस्सा इस पेल्विक ब्रिम से नीचे आ गया है। मैं बोलूं 3/5 है, इसका मतलब 3 हिस्से ब्रेन के 3 हिस्से, ब्रेन के 2 हिस्से नीचे आ गए, 3 हिस्से अभी भी एब्डोमेन में है। मैं लिखूं 2/5, इसका मतलब 2 हिस्से एब्डोमेन में, 3 हिस्से नीचे आ गए। मैं लिखूं 1/5, इसका मतलब एक हिस्सा जो है ऊपर बचा है अभी, और बाकी 4 हिस्से नीचे आ गए। और मैं लिखूं 0/5, इसका मतलब पूरा का पूरा हेड पेल्विक ब्रिम से नीचे आ गया समझ में पॉइंट। तो फिफ्थ रूल ये कहता है कि फीटस का हेड कितना नीचे आया, डिसेंड हुआ है, उसका पता लगाने के लिए अपन क्या लगाते हैं, 5वां फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो मैंने समझाया कि अच्छा सा डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब जो अच्छा सा डायग्राम मैंने बताया है वो डायग्राम ये कहता है, देखिए ये हो गया अपना पेल्विक ब्रिम, ये क्या हो गया पेल्विक ब्रिम, और ये फीटस का हेड हो गया। तो हेड को अपन 5 पार्ट में बांट लें एक बार, तो 5 पार्ट में, और ये देखिए पेल्विक ब्रिम से कितना हिस्सा नीचे आता जा रहा है उसके अनुसार अपन लिखते हैं। अगर मैं 5/5 लिख रहा हूं, इसका मतलब 5 में से 5 हिस्से ब्रिम के ऊपर है, समझ में आ गया। अगर 4/5 लिख रहा हूं, मतलब 5 में से 4 हिस्से ऊपर है, 1 हिस्सा नीचे आ गया। 3/5 लिख रहा हूं, इसका मतलब 2 हिस्से नीचे आ गए, 3 ऊपर। इस तरीके से अपन प्रोग्रेस ऑफ डिसेंट को यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। इजंट इट, समझ में आ गया होगा। एक और डायग्राम देखते हैं। देखिए ये हिस्सा मान लो, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में मैं बोलूं ये पेल्विक ब्रिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऊपर वाला एब्डोमेन को, ये पेल्विक कैविटी को। तो इस हिस्से में मैं बोलूं पेल्विक ब्रिम से ऊपर है पूरा का पूरा हेड, इसका मतलब ये पोजीशन क्या हो जाएगी डियर, 5/5, पूरा का पूरा हेड ऊपर है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हिस्सा नीचे आ गया है, ये स्थिति कहलाएगी 4/5, यानी 4 हिस्से ऊपर है, 1 हिस्सा नीचे आ गया है, पेल्विक ब्रिम में आ गया। ये 3/5, यानी 2 हिस्से नीचे आ गए और 3 हिस्से ऊपर है। ये हो जाएगा 2/5, यानी 3 हिस्से नीचे आ गए, 2 हिस्से अभी भी ऊपर है। ये हो जाएगा 1/5, यानी
एक हिस्सा ऊपर बचा है, 4 हिस्से नीचे आ गए और पूरा का पूरा हेड नीचे आ गया, पूरा का पूरा हेड नीचे आ गया, तो ये कहलाएगा 0/5। तो ये बस इतना सा है कि फिफ्थ रूल, बस इतना सा याद रखो, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बकवास चीजें माइंड में मत घुसाओ, ये प्रोसेस समझ लो क्या मैंने आपको समझाया है, कॉन्सेप्ट समझ लो। बाकी क्वेश्चन एक ही आएगा कि फिफ्थ फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा डियर, प्रोग्रेस ऑफ डिसेंड ऑफ द हेड को पता लगाने के लिए फिफ्थ फॉर्मूला यूज अपन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने इसका आंसर क्या दिया था, जल्दी से अपना असेसमेंट कर लीजिएगा। ये वही चीजें समझाई हुई है, किस तरीके से हेड नीचे आ रहा है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया डायग्राम के थ्रू, वही चीज। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे की तरफ। ओके डियर, नॉर्मल रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। बहुत सी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है डियर, पीडिया का बोल दो, ओबीजी को बोल दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फीटल हार्ट रेट कितनी होती है डियर, तो याद रखिएगा फीटस की हार्ट रेट है वो 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। यस, कितनी होती है डियर, 120 से 160 बीट पर मिनट है वो फीटल हार्ट रेट होती है। इस रेंज में कौन सा ऑप्शन आ रहा देखते हैं, 80 से 120, तो ये तो गलत हो गया। 120 से 150 इसी रेंज में आ रही है, तो सही आंसर तो यही होगा। 130 तो रेंज में आ रहा है लेकिन 180 रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और 170 से ज्यादा तो रेंज से ही बाहर गया, तो ये भी आंसर अपना गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिलेड कोड क्लैंपिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, कोड को क्लैंप किया जाता है ना डिलीवरी के बाद में, अगर उसमें डिले किया जाए तो वो किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कब नहीं करना चाहिए। कुल मिला के बोल सकते हैं कि डिलेड कोड क्लैंपिंग कब नहीं होना चाहिए, यस और नो डियर। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, RH इनकम्पेटिबिलिटी, इफ मदर इज एनीमिक, बेबी विद बर्थ वेट मोर देन 3 kg, अगर बच्चे का वजन 3 किलो से ज्यादा है, या फिर प्री टर्म डिलीवरी, बच्चा प्री टर्म डिलीवरी होने वाला है। प्री टर्म का मतलब 37 वीक से पहले, 34, 33, 32 कितने भी वीक पे, लेकिन 37 वीक पे पहुंचने से पहले प्री टर्म डिलीवरी हो रहा है। तो कौन से ऑप्शन में डिलेड कोड क्लैंपिंग नहीं होनी चाहिए। कोड क्लैंपिंग का मतलब तो समझते हैं आप, कोड को क्लैंप करना, डिलेड का मतलब लेट, यानी इनमें से किस केस में कोड को क्लैंप करने में बिल्कुल भी देरी नहीं होने चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, याद रखिएगा। तो क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से अपना आंसर लिख दीजिए। अब अपन इसको समझते हैं। देखिए, तो जब भी देखो डिलेड कोड क्लैंपिंग से किस पे असर पड़ सकता है, वो कंडीशन आपको पहचाननी है। अगर मदर एनीमिक है तो क्लैंप को बाद में डिलेड कोड क्लैंपिंग करेंगे तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, बेबी का बर्थ वेट कम या ज्यादा है, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। प्री टर्म डिलीवरी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई भी कंडीशन में क्लैंप करने में देरी करें या जल्दी करें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 RH इनकम्पेटिबिलिटी के मदर के अंदर RH इनकम्पेटिबिलिटी है, और अगर वहां पे कोड क्लैंपिंग में देर कर दी तो वहां पे फीटस का ब्लड मदर के अंदर जाने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे मदर में नेक्स्ट टाइम एंटीबॉडी बन जाएगी। अब थोड़ा समझना, RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। देखिए, ये हो गई मदर, ये होगी मदर, और इसके पेट में ये है बच्चा, फीटस। अगर ये फीटस तो पॉजिटिव है और मदर क्या है, RH नेगेटिव, मदर क्या है डियर, RH नेगेटिव, और बच्चा है पॉजिटिव। ये बात आई समझ में। इस केस में ड्यूरिंग द डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान क्या होगा, ये मदर और ये हो गया फीटस, और ये जुड़े हुए हैं कोड के द्वारा, ठीक है। ड्यूरिंग द डिलीवरी प्लेसेंटा सेपरेशन के दौरान ये पॉजिटिव मदर, ये नेगेटिव मदर, यानी RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव और ये RH पॉजिटिव है। चूंकि RH पॉजिटिव तो इसमें एंटीजन है, तो जब अगर ये कोड क्लैंपिंग में आपने देर कर दी तो यहां से क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड इसमें चला जाएगा, थोड़ा सा ब्लड मदर के अंदर चला गया। अब मदर में जैसे ही ये ब्लड चला गया और कोड क्लैंप आपने कर दी देर सवेरे, तो अब मदर में क्या हो जाएगा डियर, RH नेगेटिव ही है मदर, लेकिन इसमें क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। बच्चे के ब्लड से कुछ ब्लड का हिस्सा इधर आ गया जो कि एंटीजन आ गया, एंटीजन, RH एंटीजन। तो RH एंटीजन के अगेंस्ट इसकी बॉडी क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी, एंटीबॉडी की बन गई। अब ये तो हो गई फर्स्ट डिलीवरी की बात, लेकिन सेकेंड डिलीवरी के दौरान अगेन मदर यही है, RH नेगेटिव मदर ही है, और इसके अंदर क्या है डियर, एंटीबॉडी है। चूंकि ये एंटीबॉडी IgG बनती है, IgG। अब इसने कंसीव किया और अगेन एक और बेबी को इसने कंसीव कर लिया, और वो भी किस्मत से RH पॉजिटिव ही निकला, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, RH पॉजिटिव बच्चे में मदर से ये IgG है वो कहाँ चली जाएगी,
फिटस के अंदर चली जाएगी। चूंकि इसमें एंटीजन थी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा और बच्चे की क्या हो जाएगी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाएगा, फिटेलिस हो जाएगा। यस और नो, जिसे RH इनकम्पेटिबिलिटी भी कहा जाता है, जिसको अपन कूम्ब टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं, कूम्ब टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं। देखिएगा ये टेस्ट अलग से अपन एक क्वेश्चन करेंगे आगे फ्यूचर में। देखिए इसके बारे में सीखते हैं। ये जो एंटीबॉडी आई है इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन लगाते हैं एंटी-डी। किसका इंजेक्शन लगाते हैं? अगर ये सिनेरियो बन रहा, मदर RH नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, तो बिफोर द डिलीवरी 28 वीक की प्रेगनेंसी पे एंटी-डी लगाते हैं, या फिर डिलीवरी होने के विदिन 72 आवर, विदिन 3 डेज, 3 दिन में 72 घंटे होते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर एंटी-डी लगाते हैं। उसकी मात्रा कितनी होती है? 300 माइक्रोग्राम या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट, एक ही बात है। 300 माइक्रोग्राम या 1500 इंटरनेशनल यूनिट एंटी-डी का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अगर नहीं लगाया तो एंटीबॉडी बन जाएगी, नेक्स्ट टाइम ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपने कॉर्ड क्लैंपिंग में देर कर दी तो ब्लड जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए कभी भी RH इनकम्पेटिबिलिटी में कॉर्ड क्लैंपिंग है वो डिले बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तुरंत जो है कॉर्ड क्लैंपिंग होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? डी जो है, ए जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या यही आंसर दिया था आप लोगों ने? चलेगा, यही दिया था तो अच्छी बात है। तो ठीक है डियर, तो आज अपन ने काफी सारे क्वेश्चन किए। जल्दी से अपना रिजल्ट निकाल करके देखिए कि आपके कितने आंसर आपने खुद से सही किए थे, कितना सारा आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि एक नया दिन नई ताकत और ऊर्जा के साथ आता है। मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।